गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए। कैसे हैं सभी? अभी तो बहुत कम स्ट्रेंथ है बेटा, फटाफट ऐड करिए। जीन फ्लो बता दीजिए बेटा, बताया तो था जीन फ्लो। जब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स माइग्रेट करेंगे तो इंडिविजुअल्स के साथ उनके जो जीन्स होंगे वो भी माइग्रेट करेंगे। तो जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन्स माइग्रेट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीन माइग्रेशन बोलते हैं। और जीन माइग्रेशन से क्या होता है कि एक जो पॉपुलेशन जिसमें कि जीन का इनफ्लो हो रहा है, यानी जीन जहां पहुंच रहे हैं वहां वेरिएशन आ रहे हैं, तो वेरिएशन का सोर्स हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए। तो जीन माइग्रेशन से क्या होता है, कहीं ना कहीं वेरिएशंस आते हैं। और जब सिंगल टाइम होता है जीन का माइग्रेशन तो उसको बोलते हैं जीन माइग्रेशन, लेकिन उसी डायरेक्शन में बार बार जीन माइग्रेशन होता रहे तो फिर उसको अपन एक न्यू टर्म दे देते हैं और बोलते हैं जीन फ्लो। क्लियर है ना बात? तो जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। क्लियर है ना बेटा बात? चलिए, फाउंडर इफेक्ट बता दीजिए। फाउंडर इफेक्ट बताया तो था बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक फॉर्म है ना, जहां पर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स एक ऐसे प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से उस पॉपुलेशन का कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं रह रहा होता है। तो उन्होंने जाकर के उन्होंने क्या किया, वहां पर एक न्यू पॉपुलेशन बनाई, और न्यू पॉपुलेशन बनाई तो वो क्या हुए? फाउंडर हुए। और जो फाउंडर होते वही क्या कहलाएगा उसकी वजह से? इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट कहलाएगा। स्टोचैस्टिक बता दीजिए। स्टोचैस्टिक बताया था बेटा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। जब कहीं प्रोबेबिलिटी की बात होती तो उसको बोलते हैं स्टोचैस्टिक प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। एनवायरमेंट और यूजफुल वेरिएशन के बीच जो प्रोबेबिलिटी बनती है तभी क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्टैंड ठीक है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। डाउट जो है वो आप अपने ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू क्लियर करते रहिए बेटा। जो छोटे छोटे टर्म है जो कई बार स्किप कर जाते हैं, अपन नहीं सुन पाते या समझ में नहीं आ पाते, तो अभी तो खैर आपके पास लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आप दोबारा देख करके भी उन चीजों को समझ सकते हो। और अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो ई सॉल्यूशन ऐप से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर वहां से डाउट आपका क्लियर नहीं होता, मतलब आप वहां पर पूछे, आपको रिस्पॉन्स आया, फिर आपने उनसे डिस्कशन किया और फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर डाउट क्लियर आपको नहीं करना है, आप फिर मुझे व्हाट्सएप करिए, तो फिर मैं कोशिश करूंगा आपका वो डाउट क्लियर करने का। लेकिन डायरेक्टली मत पूछा करिए बेटा, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो डाउट इजिली जो कि आपके ई सॉल्यूशन से क्लियर हो सकता था, तो वो डाउट भी मुझे बताने पड़ते हो, फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि जिसका वाकई में वो डाउट जो कि ई सॉल्यूशन ऐप पर भी क्लियर नहीं हुआ उसका भी रिप्लाई मैं टाइम पर नहीं कर पाता हूं, है ना। तो प्रायोरिटी आप दीजिएगा ई सॉल्यूशन ऐप को। वहां से क्लियर ना हो तो फिर आप वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। वो डिस्कशन का आंसर नहीं देते, मिलेगा बेटा आंसर, थोड़ा सा वेट करो, आंसर मिलेगा बेटा। ऐसा नहीं हो सकता, कोई उसको क्लोज नहीं कर सकता उसको। आप पूछेंगे, जब तक पूछेंगे तब तक आंसर आपको मिलेगा वहां से, है ना। चलिए, तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इसके बाद का हमें डिस्कशन स्टार्ट करना था। तो हम लोगों ने टू एग्जांपल्स नेचुरल सिलेक्शन के डिस्कस कर लिए हैं, और वो दोनों के दोनों एग्जांपल इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के क्या है? एग्जांपल। क्लियर है ना बात? तो अब हमें पढ़ना है एक ऐसा एग्जाम्पल जो इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक के जो एग्जाम्पल हैं उनमें से ज्यादातर किसके एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अभी तक अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़े नेचुरल सिलेक्शन की, वो दोनों के दोनों एग्जाम्पल थे इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। पहले एग्जाम्पल में पॉल्यूशन के थ्रू और दूसरे एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक्स के या पेस्टिसाइड्स के थ्रू। क्लियर है बात? चलिए, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर, और थर्ड एग्जाम्पल है सिकिल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। सिकिल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, फंडा क्या है कि सिकिल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, इसकी बात करें हम लोग, तो इसका क्या है कि थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा लिमिटेड केस है। एक्चुअल में ये क्या है? लिमिटेड केस है।
हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? अब वॉइस आई बेटा? वीडियो ऑडियो अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मैं, सिकिल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। अब ठीक है ना? ओके बेटा, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। सिकिल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। अब ये है एग्जाम्पल किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना बेटा, ये थोड़ा सा लिमिटेड है, ये कुछ ही एरियाज में अप्लाई होता है। ये हर एरिया में, आप अर्थ के हर पार्ट में नहीं बोल सकते कि हर जगह ये अप्लाई होगा। ये सिर्फ अप्लाई होगा कुछ ऐसे एरियाज में जहां पर मलेरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जहां पर क्या है, मलेरिया बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मतलब जैसे कि ट्रॉपिकल अफ्रीका वगैरह, है ना। इन्हीं एरियाज में ये एग्जाम्पल डिस्कस किया जाता है। हर एक जगह पर ये एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, ये एग्जाम्पल जो है ये अपने आप में बहुत ही लिमिटेड है। ये सिर्फ उन्हीं जगह पर डिस्कस कर सकते हैं जहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा कॉमन है। और ऐसे एक एग्जाम्पल बताइए एरिया का, ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो वहां की बात चल रही है, हर जगह की बात नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, क्या होता है, एक नॉर्मल जीन होती है HbA जीन। और नॉर्मल जीन है तो जब ये एक्सप्रेस होगी तो इससे बनेगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल होती तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? नॉर्मल होता है। तो आपको पता है आरबीसी का शेप इस तरीके से होता है, बाई कॉनकेव। लेकिन इसमें जब म्यूटेशन हो जाएगा तो यही जीन बन जाएगी HbS जीन। और ये जीन है एबनॉर्मल, इसलिए जब इसका एक्सप्रेशन होगा तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने की वजह से जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगी सिकिल शेप्ड आरबीसी। कुछ इस तरीके की आरबीसी वो हो जाएगी। तो नॉर्मल आरबीसी और एबनॉर्मल आरबीसी, ये वाला फंडा यहां पर हो गया। अब ये जो टू एलील्स हमने बोले या टू जीन्स बोले, HbA HbS, इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे थ्री डिफरेंट टाइप के क्या, फिनोटाइप्स या जीनोटाइप्स, है ना। क्योंकि जीनोटाइप्स अलग तो फिनोटाइप भी अलग। तो यहाँ पर जीनोटाइप्स बनते हैं थ्री डिफरेंट टाइप के, और उन्हीं की वजह से थ्री डिफरेंट टाइप के क्या बन जाते हैं, फिनोटाइप्स बन जाते हैं। तो एक जीनोटाइप बना HbA, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन कैसी है, नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर आरबीसी कैसी होगी, नॉर्मल, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसा बनेगा, नॉर्मल। HbS यहाँ दोनों ही जीन या एलील कैसे है, एबनॉर्मल, इसलिए बनेगा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसलिए आरबीसी भी कैसी हो गई, एबनॉर्मल। थर्ड जो है वो है HbA HbS, क्योंकि यहाँ पर एक जीन नॉर्मल है, एक जीन एबनॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर दोनों से क्या बनेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसलिए आरबीसी नॉर्मल भी बनेगी और एबनॉर्मल भी बनेगी। यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी भी है और एबनॉर्मल आरबीसी भी है, किसमें, इंडिविजुअल। तो जिसके अंदर इस टाइप का जीनोटाइप होगा वहां पर फिनोटाइप क्या देखने को मिलेगा बॉडी में, कि वहां पर दोनों टाइप की आरबीसी देखने को मिलेगी, नॉर्मल आरबीसी भी और एबनॉर्मल आरबीसी भी। क्लियर? अब देखो क्या है फंडा, कि अगर मान लीजिए नॉर्मल आरबीसी है किसी इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मल आरबीसी है मान लो, तो आपको पता है कि जो, क्योंकि ये मलेरिया प्रोन रीजन है, यहाँ पर मलेरिया बहुत कॉमन है, तो यहाँ पर इसको मलेरिया होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम, उसकी जो लाइफ साइकिल है उसका थोड़ा सा पार्ट ह्यूमन की आरबीसी में भी चलता है। और अगर आरबीसी नॉर्मल है तो वो साइकिल भी क्या चल पाएगी, वहां पर नॉर्मल चल पाएगी। और अगर साइकिल नॉर्मल चलेगी तो वहां पर फिर मलेरिया के सिम्टम्स आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आरबीसी है, वो ससेप्टेबल है किससे, मलेरिया से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन जिनके अंदर एबनॉर्मल आरबीसी है वो मलेरिया से तो ससेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल आरबीसी है तो कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का वो पार्ट जो आरबीसी के अंदर चलता है वो अब यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, मतलब वहां पर मलेरिया के सिम्टम तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन इनको किसका खतरा है? इनको सिकल सेल एनीमिया होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि आरबीसी अगर एबनॉर्मल है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो क्या हो जाने वाली है, बहुत कम हो जाने वाली है। और जब कभी भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज एनीमिया। तो यहाँ पर एनीमिया हो गया, और यहाँ पर जो स्पेशल टाइप का एनीमिया है इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। मतलब फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी किससे, सिकल सेल एनीमिया से। तो यानी पहला फिनोटाइप ससेप्टेबल हुआ मलेरिया के, दूसरा फिनोटाइप कहीं ना कहीं हो जाएगा उसको क्या, सिकल सेल एनीमिया। मतलब दोनों के ही सर्वाइवल के चांसेस क्या है, कम है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे फिनोटाइप के इंडिविजुअल की जिसमें दोनों टाइप की आरबीसी बन रही, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी, तो बताओ नॉर्मल आरबीसी होने की वजह से वहां पर मलेरिया के चांसेस तो थोड़े से हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के चांसेस कम हो गए कि नहीं हो गए?
और एबनॉर्मल आरबीसी होने की वजह से उसके थोड़े बहुत चांस सिकल सेल एनीमिया के होने के तो हैं, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस मलेरिया होने के कम हो गए। मतलब दोनों के चांसेस कम हो गए, मलेरिया होने के चांसेस भी और सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस भी। तो बताओ उन दोनों के कंपेयर में ये जो इंडिविजुअल है, बताओ इसके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से तो ज्यादा है कि नहीं है? मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ सबसे ज्यादा फिट, ये हुआ सबसे ज्यादा फिट। यानी हम कह सकते हैं कि इसी का हुआ है क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इसी का हुआ है क्या, नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरह के एरिया में ऐसे हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा, या हम कह सकते हैं उन्हीं का होता है क्या, नेचुरल सिलेक्शन। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ सर्वाइवल वेयर मलेरिया इज कॉमन। बात समझ में आ गई? तो बताओ यहां किसका सिलेक्शन हुआ, होमोजाइगस का? नहीं, जनरली होमोजाइगस का होता है हर जगह, हर जगह होमोजाइगस का होता है जनरली, क्योंकि फिनोटाइप तो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस सेम आता कि नहीं आता। लेकिन यहाँ एक ऐसा केस है जहां पर फिनोटाइप क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है हेट्रोजाइगस का होने की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, गजब की बात हुई कि पहली बार ऐसा कह सकते हैं कि हेट्रोजाइगस का सिलेक्शन हो रहा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगोटिक सिलेक्शन भी बोलते हैं। इसको अपन बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं कि टू डिफरेंट फॉर्म्स को बैलेंस किया गया यहाँ पर, नॉर्मल आरबीसी वाला और एबनॉर्मल आरबीसी वाला, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और इसी को हम ऐसा भी बोल देते हैं बैलेंस्ड सिलेक्शन। दोनों टाइप के जो फिनोटाइप्स है उनका एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गया है, सिलेक्शन। दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, दोनों फिनोटाइप्स में इस तरीके का सिलेक्शन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, बैलेंसिंग सिलेक्शन या फिर हेट्रोजाइगोटिक सिलेक्शन। बताइए फंडा समझ में आ गया सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया का? क्लियर हुआ ये फंडा? तो याद रखना किसका होता है, हेट्रोजाइगोटिक्स जो होते हैं उनका यहां पर सिलेक्शन होता है। चलिए न्यू टॉपिक पर आते हैं। न्यू टॉपिक है जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। हम यहां थोड़े से पॉइंट पढ़ेंगे कि जो एडाप्टेशन कोई कर पाता है, अगर कोई अगर एडाप्टेशन कर पाता है या किसी का अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके पीछे जो बेसिस होता है वो जेनेटिक बेसिस होता है। और ये बात हमें पता है पहले से, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन या एडाप्टेशन डिपेंड करता है वेरिएशंस पर। वेरिएशन पर जिसके पास यूजफुल वेरिएशन होते वही अडॉप्ट कर पाता, या उसी का होता है नेचुरल सिलेक्शन। और आपको पता है कि वेरिएशंस जो होते हैं उनका रिलेशन जीन से ही तो होता है, और अगर जीन से रिलेशन है तो बताओ वो जेनेटिक बेसिस हुआ उसका या नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मतलब डिफरेंट फॉर्म्स है ना, डिफरेंट फिनोटाइप्स, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, डिफरेंट फिनोटाइप्स जहां पर दिखाए जाते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट है एनसीईआरटी का, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पान ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मींस rate of appearance न्यू फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है रेट ऑफ इवोल्यूशन। हाँ या ना, इवोल्यूशन की रेट क्या है, क्योंकि जितनी जितनी जल्दी न्यू फॉर्म्स आएंगे इतना ही तो हमें लगेगा कि वहां पर इवोल्यूशन उतना ही फास्ट चल रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स का मतलब रेट ऑफ इवोल्यूशन। और ये क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान के। मतलब क्या, कि जैसे अगर मैं बात करूं कि एक बैक्टीरिया है और एक ह्यूमन है, एक बैक्टीरिया है और एक ह्यूमन है, ये टू डिफरेंट स्पीसीज हमने ली। अब आप दोनों में इवोल्यूशन देखना चाह रहे हो, बैक्टीरिया में भी और ह्यूमन में भी। तो बताओ आपको कहां इवोल्यूशन होता हुआ जल्दी दिखेगा, कहां इवोल्यूशन होता जल्दी दिखेगा? ऑब्वियसली बैक्टीरिया में जल्दी दिखेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान है वो क्या है, कम है, वो मिनट्स में उनकी जनरेशन आती है। और आपको पता है कि इवोल्यूशन जो होता है ना वो एक जनरेशन में नहीं होता, बहुत सारी जनरेशन लगती है। तो जहां पर जनरेशन फास्ट 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 आएंगी वहीं पर तो इवोल्यूशन देखने को जल्दी मिलेगा। तो बैक्टीरिया का क्योंकि लाइफ स्पान कम है तो वहां जनरेशन जल्दी जल्दी आएंगी, और जितनी जल्दी जल्दी जनरेशन आएंगी उतनी ही जल्दी आपको क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया में रेट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान क्या है, कम। और जितनी ज्यादा रेट है इवोल्यूशन की उतना ही ज्यादा
अपीयरेंस होगी रेट की, किसकी रेट, न्यू फॉर्म्स के आने की रेट। क्लियर। और ह्यूमन के केस में बात की जाए तो क्योंकि ह्यूमन में नेक्स्ट जनरेशन आने में टाइम लगेगा, है ना। जैसे मान लो नेक्स्ट जनरेशन कब आएगी, जब जो इंडिविजुअल है वो एडल्ट स्टेज में पहुंचेगा, उसके अंदर प्यूबर्टी आएगी, और आपको पता है प्यूबर्टी आती है 11 to 15 ईयर्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं 11 to 15 ईयर्स तो कम से कम चाहिए ही नेक्स्ट जनरेशन आने में, कि नहीं चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो जनरेशन आएंगी वो स्लो स्लो आएंगी, और जनरेशन जब स्लो स्लो आएंगी तो वहां पर एवोल्यूशन भी स्लो होगा, यानी वहां पर हमें एवोल्यूशन देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स क्या होगी, वहां पर कम होगी। तो जिसका जितना ज्यादा लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान, वहां पर उतनी ही कम होती है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स या रेट ऑफ एवोल्यूशन। बताइए पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। चलो आगे बात करते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट है इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि एडाप्टेशन या नेचुरल सिलेक्शन का जो बेसिस होता है वो जेनेटिक होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं लैडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट था जो परफॉर्म किया था जे लैडरबर्ग एंड ई लैडरबर्ग ने। तो हम जे लैडरबर्ग और ई लैडरबर्ग इनका किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी बात करेंगे। तो एक्चुअल में इन्हें प्रूव क्या करना है, इन्हें प्रूव दो बातें करनी है जो हम पहले से जानते हैं। हम पहले से जानते हैं क्या, ईच पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशंस, यानी हर पॉपुलेशन में पहले से ही क्या होते हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, वेरिएशंस और म्यूटेशंस आर प्री अडाप्टिव इन नेचर, मतलब कि एडाप्टेशन के पहले से ही क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। एडाप्टेशन बाद में होता है, और एडाप्टेशन जिसकी वजह से हुआ वो पहले से ही होता है। ऐसा नहीं है कि जब हमें एडाप्टेशन करने की जरूरत आई तो हमने क्या किया, वो वेरिएशन ला दिया। नहीं, वेरिएशन बहुत पहले से होना चाहिए, तब जाकर के क्या हो पाता है, एडाप्टेशन हो पाता है। तो दो बातें प्रूव करेंगे यहां से, ईच पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशंस, और सेकंड बात, वेरिएशंस और म्यूटेशंस आर प्री अडाप्टिव इन नेचर। प्री अडाप्टिव इन नेचर का मतलब अडाप्टेशन के पहले से ही वो प्रेजेंट होते हैं, अडाप्टेशन तो बाद में किया जाता है, वेरिएशन तो पहले से होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे किया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, 3 प्लेट्स ली, है ना, 3 ग्लास प्लेट्स ली, 3 डिश प्लेट्स ली, है ना। एक ली उन्होंने मास्टर प्लेट, और 2 ली उन्होंने रेप्लिका प्लेट्स। मींस ग्लास प्लेट्स ली उन्होंने 3, और एक को तो बनाया उन्होंने मास्टर प्लेट, और बाकी 2 को उन्होंने बना दिया रेप्लिका प्लेट्स। बाकी 2 को बना दिया उन्होंने रेप्लिका प्लेट। ठीक है, तो ये रेप्लिका प्लेट हो गई 1, और ये रेप्लिका प्लेट हो गई 2, इस तरीके से। अब कैसे बनाई वो मैं समझाता हूं। क्या किया उन्होंने, जितनी भी प्लेट्स ली है उन सब में उन्होंने एक मीडियम प्रिपेयर किया, कल्चर मीडिया। क्या किया, एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया। सभी में उन्होंने क्या किया, अगार अगार का एक सॉल्यूशन होता है जो कि कल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बैक्टीरियल कल्चर के लिए। तो बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मास्टर प्लेट में उन्होंने अगार अगार का मीडियम बना दिया, रेप्लिका प्लेट 1 जो थी उसमें भी अगार अगार का मीडियम बना दिया। लेकिन जो सेकंड रेप्लिका प्लेट थी उन्होंने क्या किया, उसमें अगार अगार के साथ साथ क्या मिला दी, थोड़ी सी पेनिसिलिन मिला दी। एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, उसको वहां पर ऐड कर दिया। तो मास्टर प्लेट में अगार अगार, रेप्लिका प्लेट 1 में भी अगार अगार, लेकिन रेप्लिका प्लेट 2 में अगार अगार के साथ साथ पेनिसिलिन, ये उन्होंने किया। अब क्या किया कि जो मास्टर प्लेट थी इसमें उन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप कराई। बैक्टीरियल कॉलोनी, ये जो आप देख रहे हो ना, A B C D E, ये सब क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनीज है। तो कैसे किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया कि जो अगार अगार का मीडियम था ना उसमें बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन कराया। बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन कैसे कराया, एक ग्लास रॉड ली, और उस ग्लास रॉड को कहीं पर जाकर के डिप किया था जहां पर की बैक्टीरियल प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी, मतलब जैसे कोई एक्सक्रीटा वगैरह पड़ा हुआ है, फीकल मैटर पड़ा हुआ है, तो वहां पर जाकर के उन्होंने उसमें डिप कर दिया। तो बताओ वहां जो बैक्टीरिया होंगे वो इस पर भी आ गए होंगे कि नहीं आ गए ग्लास रॉड पर। और इस ग्लास रॉड को ले जाकर के क्या किया, इनोकुलेट किया 4-5 जगह। तो बताओ यहाँ पर अगर 4 to 5 प्लेसेस पर इनोकुलेशन करेंगे, अगर इसको टच कराएंगे, तो बताओ यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे उस जगह पर, है ना। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, 4 to 5 प्लेसेस पर बैक्टीरिया का क्या करा दिया, इनोकुलेशन करा दिया। अब अगर एक एक दो दो बैक्टीरिया भी वहां पहुंचे होंगे तो उनमें डिवीजन स्टार्ट हो गए होंगे, क्योंकि अगर अगर का मीडियम है, तो वहां पर क्या हुआ, बैक्टीरियल पॉपुलेशन बननी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर 5 बैक्टीरियल पॉपुलेशन या 5 बैक्टीरियल कॉलोनीज का क्या हो गया, यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। बात समझ में आ गया ना। तो ABCDE ये क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनीज। क्लियर। अब इसी मास्टर प्लेट की रेप्लिका तैयार करना क्या कहलाएगा, रेप्लिका प्लेट्स बनाना।
रेप्लिका प्लेट्स का मतलब क्या, रेप्लिका किसकी, रेप्लिका मास्टर प्लेट की रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब एक तरीके से जैसे जेरोक्स कराते हैं हम लोग ना, वो एक तरीके की क्या होती है, रेप्लिका ही तो होती है, जेरोक्स कॉपी जो होती है। तो ऐसे ही हमें क्या करानी है, यहाँ पर रेप्लिका बनानी। तो रेप्लिका कैसे बनाएंगे, जैसे आप डस्टर देखते हो ना, डस्टर में नीचे होता है वुडन ब्लॉक और ऊपर होता है वो ग्रीन कलर का एक क्लॉथ टाइप का, है ना। तो वहां पर ऐसा ही क्या हुआ, इनके पास एक ब्लॉक था, तो ब्लॉक था वुडन ब्लॉक, और उसके ऊपर क्या था, इन्होंने कोई क्लॉथ होगा, वेलवेट क्लॉथ, वो उस पर लगा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, वेलवेट क्लॉथ ऊपर है और नीचे क्या है, नीचे क्या है, वुडन ब्लॉक है ना। इसको ला करके प्रेस किया किस पर, मास्टर प्लेट पर। तो जब मास्टर प्लेट पर प्रेस किया होगा तो बताओ, मास्टर प्लेट पर जो कुछ भी बैक्टीरियल कॉलोनीज थी, वो बैक्टीरियल कॉलोनीज के कुछ बैक्टीरिया यहां पर भी आ गए होंगे कि नहीं आ गए होंगे, आ गए होंगे। अब ले जा के क्या किया, ये जो बना, अब जो ये क्या था, ये वुडन ब्लॉक और क्या है, उसके ऊपर क्या है, वेलवेट क्लॉथ, और उस पर अब क्या है, बैक्टीरिया। इसको जाकर के अब उन दो जो दो प्लेट्स थी जिनको की क्या बनाना है, रेप्लिका प्लेट, उन पर दोबारा से प्रेस कर दिया। तो बताओ वहां पर भी क्या आ जाएंगे, वो बैक्टीरिया यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जैसे अपन लोग स्टाम्प का करते हैं ना फंडा, कि अपन ने कहीं पर स्टाम्प प्रेस की, तो बताओ वहां से इंक लग गई, और इस इंक को ले जाकर के अगर हम कहीं प्रेस करेंगे, तो बताओ जो उस पर लेटर्स होंगे वही तो वहां पर जाकर के बन जाते कि नहीं बन जाते। तो यही फंडा यहां पर हुआ। तो बताओ मास्टर प्लेट से क्या बन गई, रेप्लिका प्लेट। तो कैसे बनी वही बता गया है इस डायग्राम में। ये वही फंडा है कि किस तरीके से रेप्लिका प्लेट बनाई गई वो बताया गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो। तो बताओ टू प्लेट्स बन गई अब रेप्लिका प्लेट्स, रेप्लिका प्लेट 1 एंड रेप्लिका प्लेट 2। एक में सिर्फ अगार अगार है और दूसरे में क्या है, अगार अगार के साथ पेनिसिलिन भी है। तो क्या देखते हैं थोड़े टाइम के बाद, कि जो रेप्लिका प्लेट 1 है उसमें तो सारे के सारे क्या आ गए, सारी की सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखाई दे रही है, सारी की सारी दिखाई दे रही है। लेकिन जो रेप्लिका प्लेट 2 है उसमें कुछ ही कॉलोनीज दिखाई दे रही है, सारी कॉलोनीज नहीं दिखाई दे रही। मतलब यहाँ पर ए है, ई है, सी है, लेकिन बी और डी जो कॉलोनीज है जो कि रेप्लिका प्लेट 1 में दिख रही, वो यहां नहीं दिख रही। अब ये कहां चली गई, बी और डी कहां चली गई। ये जो बात आई ऑब्जर्वेशन, इससे कुछ कंक्लूजन निकले क्या, कि एक्चुअल में बी और डी जो है वो इस प्लेट में सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर पेनिसिलिन मिला रखा था। इसका मतलब जो पेनिसिलिन मिला रखा था, तो वो जो सरवाइव नहीं कर पाई वो क्या हुई, पेनिसिलिन सेंसिटिव हुई। वो क्या हुई, पेनिसिलिन सेंसिटिव हुई। हाँ या ना। तो बताओ यहाँ पर जो बीई जो सरवाइव नहीं कर पाई वो क्या हुई, पेनिसिलिन सेंसिटिव। और जो बाकी सरवाइव कर गई वो क्या हुई, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। तो रेप्लिका प्लेट 2 में क्या दिखने को मिली, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी। बात समझ में आ गई। तो ए, ई, सी ये क्या है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी। तो बताओ बची कौन कौन सी, बी एंड डी। तो बी एंड डी क्या हुई, पेनिसिलिन सेंसिटिव। तो बताओ यहां पर अगर हम बी और डी को देखें, तो ये बी और डी यहां पर तो प्रेजेंट है, इसीलिए तो है क्योंकि इन पर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट है, अभी यहाँ पेनिसिलिन है ही नहीं, तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो बी और सी क्या हो गई, पेनिसिलिन सेंसिटिव कॉलोनी। तो बी एंड सी पेनिसिलिन सेंसिटिव, और बाकी की ए, ई, सी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। बताओ ये बी और डी जो है, जो पेनिसिलिन सेंसिटिव है, ए, ई, सी जो है वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है। बताओ ए, सी, ई ये तीनों जो है, क्या ये बहुत पहले से पार्ट नहीं है उस पॉपुलेशन का। जो ए, सी, ई है, क्या वो बहुत पहले से पार्ट नहीं है पॉपुलेशन का, है मास्टर प्लेट में भी थी वो तो क्या एडाप्टेशन जब करना हुआ तब वो डेवलप हुई, नहीं, एडाप्टेशन तो बाद में हुआ, बची तो वो बाद में, वो तो प्रेजेंट बहुत पहले से थी कि नहीं थी। मतलब क्या, कि पहले से ही वेरिएशन होते हैं, एडाप्टेशन तो बाद में होता है, एडाप्टेशन तो बाद में होता है। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब क्या, ईच पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन, प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। और दूसरी बात क्या प्रूफ हो गई, कि जो वेरिएशंस होते हैं, जो म्यूटेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, प्री अडाप्टिव इन नेचर होते हैं। आप बताओ कि यहाँ पर मास्टर प्लेट में जो ए, सी, ई थी, क्या इनके पास वेरिएशन पहले से नहीं थे, क्या ये अडाप्टेशन करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं रखते थे, रखते थे, लेकिन अडाप्टेशन कब कर पाए, जब वैसा एनवायरमेंट आया। बात समझ में आ गई, दोनों लाइन क्लियर हो गई। ईच पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन, और दूसरी बात, वेरिएशंस और म्यूटेशंस आर प्री अडाप्टिव इन नेचर। क्लियर है। ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया उसको। क्यों, पहले क्या मानते थे लोग, पहले ऐसा मानते थे कि जब कंडीशन आती है तो उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेता है, अडाप्ट तब नहीं कर पाता, अडाप्ट करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी तो पहले से होती है। तो जैसे ही वैसी कंडीशन आई उसने क्या कर लिया, अडाप्ट कर लिया। कंडीशन आने पर कोई वेरिएशन नहीं लाता, कंडीशन के बहुत पहले से क्या होते हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट होंगे वो अडाप्टेशन कर पाएगा, जिसके अंदर वेरिएशन नहीं है वो अडाप्टेशन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई ना बात बेटा, समझ में आ गई ये बात। चलिए
तो इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं, वो फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, फिटनेस और एडाप्टिव एबिलिटी इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इनहेरिटेड, इट हैज अ जेनेटिक बेसिस। बता चुका हूं मैं, वेरिएशंस इनहेरिटेड हो सकते हैं और उनका जेनेटिक बेसिस है। सेकंड पॉइंट, microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes over few generations. This would result in speciation. आपको मैंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल में, जो दूसरा एग्जांपल बताया था ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। बताओ वहां पर जो ग्रीन कलर के और ब्लू कलर के जो बैक्टीरिया थे, उनमें नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ था? ब्लू कलर का। तो वो ब्लू कलर वाले पहले पार्ट थे, लेकिन वो भीड़ में छुपे हुए थे। बाद में बताओ जब नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो जो पॉपुलेशन बनी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाली बनी थी कि नहीं बनी थी? तो बताओ पहले जो पॉपुलेशन ग्रीन के साथ ब्लू दिखती थी, वो सिर्फ बाद में ब्लू ब्लू दिखने लग गई। तो बताओ वहां पर न्यू फिनोटाइप नहीं दिख गया कि जहां पहले पॉपुलेशन दूर से नजर आती थी ग्रीन, क्योंकि ब्लू बहुत कम थे, ग्रीन ज्यादा थे, लेकिन बाद में वो पॉपुलेशन दूर से कैसी नजर आती है? सिर्फ ब्लू नजर आती है। तो बताओ न्यू फिनोटाइप आ जाता है कि नहीं आ जाता नेचुरल सिलेक्शन की वजह से? आता या नहीं आता? वही लिखा है। और वही ब्लू वाली अगर ग्रीन वाले के साथ अब रिप्रोडक्शन ना करे तो उसको बोल देंगे वो बन गई है क्या? न्यू स्पीसीज। तो बताओ फाइनली क्या होता है? स्पेसिएशन होता कि नहीं होता? थर्ड, जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, म्यूटेशंस और वेरिएशंस, म्यूटेशंस और वेरिएशंस आर प्री एडाप्टिव। म्यूटेशंस या वेरिएशंस क्या होते हैं? प्री एडाप्टिव होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन तो वो क्या करता है? सिर्फ फिक्स करता है। फिक्स का मतलब सिर्फ उनको सामने ला देता है। जैसे आपका अगर नीट में सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है, जो आपके अंदर रखा हुआ है, वो लोगों के सामने आ जाएगा, है ना? अभी आप क्या हो? भीड़ का हिस्सा हो, अभी पूरी की पूरी एक भीड़ है, पूरी भीड़ है, मतलब जिसकी कुछ के अंदर वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ पा रहा। सामने कब आएगा? जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो भीड़ से अलग दिखने लगेंगे कि नहीं दिखने लगेंगे? तो वही फंडा यहाँ है कि जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो वो भीड़ से अलग दिखने लग जाते हैं, यानी अब वो अलग हो गए, वो दूसरों से अलग हो गए, मतलब वो क्या हो गए? फिक्स हो गए एक तरीके से। आ गई ना बात समझ में? तो मींस म्यूटेशंस आर प्री एडाप्टिव एंड नेचुरल सिलेक्शन फिक्सेस देम इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस। क्लियर है ना बात बेटा? क्लियर। चलिए अब एक न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन डिस्कस करते हैं, है ना? तो हम लोगों ने थ्री डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्शन पढ़ने हैं हमें। एक अपन नेचुरल डिस्कस कर चुके हैं, एक हम लोग सेक्सुअल सिलेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बात आती है वो आती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है बेटा, कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस आता है सिर्फ दो बातों में। क्या? कि वहां पर नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्ट कौन करती है? नेचर करती है, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में सिलेक्ट कौन करती है? ह्यूमन। वहां नेचर करती है, यहां ह्यूमन करता है। वहां नेचर किनका सिलेक्शन करती है? यूजफुल वेरिएशंस का। किसके लिए यूजफुल? नेचर की कंडीशंस के लिए यूजफुल। लेकिन यहां पर ह्यूमन जिनका सिलेक्शन करेगा, वो कैरेक्टर्स या वो वेरिएशंस किसके लिए यूजफुल होंगे? ह्यूमन के लिए यूजफुल होंगे। मतलब ह्यूमन सिलेक्ट करेगा अपने लिए यूजफुल वेरिएशंस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दो डिफरेंस, वहां सिलेक्शन करेगी नेचर, यहां सिलेक्शन करेगा ह्यूमन। वहां नेचर सिलेक्ट करेगी यूजफुल वेरिएशंस को, जो यूजफुल है किसके लिए? नेचर की कंडीशंस के लिए। और यहां पर ह्यूमन उन वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है जो उसके खुद के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो क्या लिखा है पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, artificial selection is similar to natural selection except that the role of nature is taken over by man and the characters selected are of human use. characters का मतलब वही variations है, characters का मतलब वही variations। बात समझ में आ गई ना? तो डिफरेंस समझ में आया नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में? क्लियर? हाँ बेटा। अच्छा, आपने कॉलीफ्लावर और कैबेज खाया है? और भी खा करके ट्राई करिए बेटा, और भी खाइए। इसमें ब्रोकली बहुत हेल्दी होती है ना? ब्रोकली खा करके देखिए। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, वो सैलेड्स वगैरह में ब्रोकली जरूर प्रेफर करते हैं, है ना? तो ब्रोकली खाइए, है ना? ऐसा नहीं है, हालांकि ब्रोकली जो है वो अवेलेबल हर जगह नहीं होती है, तो थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का तो इशू रहता है इसके साथ, लेकिन काफी हेल्दी होती है ब्रोकली, है ना? जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, उनको ब्रोकली खाना चाहिए बेटा। अच्छी बात है आपने कॉलीफ्लावर और कैबेज ट्राई किया है, इसको भी ट्राई करिए बेटा एक बार, ठीक है? लेकिन अभी पहले आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो पढ़ लें। खाने की बात कहां से आ गई बेटा यहाँ पर? अब बताओ, यहाँ पर कमेंट्स आने लग गए, ये सर टेस्ट सही नहीं है। दूसरा लिख रहा ब्रोकली बहुत टेस्टी है, सबने ट्राई किया होगा। क्या बात है। चलो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं अपन को, तो एग्जाम्पल पढ़ने हैं।
तो एग्जाम्पल्स क्या है, प्लांट्स के अंदर भी है और एनिमल्स के अंदर भी है। तो प्लांट्स की जो डिफरेंट वेराइटीज बनी है ना, जैसे वीट की डिफरेंट वेराइटीज, राइस की डिफरेंट वेराइटीज, सुगर केन की, कॉटन की, पल्सेस की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, ये जो आज मैस में भी बना है युवराज बेटा आज मैस में भी बना है, बहुत बढ़िया, चलो खाना आप आराम से, है ना। तो प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट वेराइटीज होती है ना, वीट, राइस, सुगर केन, कॉटन, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी जो वेराइटीज है वो कैसे बनाई गई है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनाई गई है। किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है। इसी तरीके से एनिमल्स में जो आप डिफरेंट ब्रीड्स देखते हो ना, डॉग्स की ब्रीड्स, हॉर्सेस की ब्रीड्स, पिजन्स की ब्रीड्स, पोल्ट्री मींस बर्ड्स की जो ब्रीड्स होती हैं, काउस की ब्रीड्स, गॉट्स की ब्रीड्स, सीप की ब्रीड्स, पिग्स की ब्रीड्स, इन सब की जो ब्रीड्स हैं वो भी डेवलप किसने की है, ह्यूमन ने डेवलप की है। किसके थ्रू, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू। तो याद रखना, डिफरेंट वेराइटीज इन प्लांट्स एंड डिफरेंट ब्रीड्स इन एनिमल्स, ये एग्जांपल होते हैं किसके, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, गोभी, सबने गोभी खा रखी है, जैसे घर पर जो गोभी आती है ना, जिसको अपन बोलते हैं ब्रासिका ओलिराका, ब्रासिका। तो गोभी के बहुत सारे फॉर्म देख रखे हैं, दो तो सबने देख रखे हैं, एक बोलते फूल गोभी, एक को बोलते पत्ता गोभी, है ना, सिंपली बोलते कि नहीं बोलते फूल गोभी, पत्ता गोभी। तो गोभी के क्या है, डिफरेंट वेराइटीज है कि नहीं। तो अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो आप देखो ब्रासिका ओलिराका जो कि एक वाइल्ड वेराइटी थी, उसकी बहुत सारी वेराइटीज डेवलप कर ली ह्यूमन ने, किससे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। तो जैसे एक पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब उन्हीं के नेम में बोल रहा हूँ। तो जैसे एक होती है कैबेज, एक होती है कॉलीफ्लावर, है ना, ये सब तो आपने देखी होगी, घर पर खा रखी होंगी। लेकिन एक होती है ब्रोकली, एक है केल, एक है कोलराबी, एक है ब्रुसेल्स। ये सब क्या है, डिफरेंट वेराइटीज है किसकी, ब्रासिका ओलिराका की। तो ये कैसे बनी है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनी है। किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, अब एनिमल्स की बात आई है तो चलो पिजन्स की बात कर ले। वैसे डॉग का तो सबको फंडा पता है कि डॉग्स की क्या होती है, डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं। वो जो ब्रीड्स बनाई गई है ना, वो भी किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है। कैसे बनाई है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनाई है। और जो ये काम करते हैं ब्रीडिंग वाला, उनको बोलते हैं हम लोग ब्रीडर्स। क्या बोलते हैं, ब्रीडर्स। क्लियर। सर ये किस लिए बनाई गई है, बेटा सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे मान लो सिंपल से एग्जांपल से समझे कि ह्यूमन को लगा कि यार कोई डॉगी जो हो ना वो क्यूट सा बनाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, वो कैरेक्टर जिसका अंदर वेरिएशन ऐसा होगा जो पहले से क्यूट सा दिखता होगा, उसी की क्या कराई, ब्रीडिंग कराई, तो वहां पर क्यूट डॉग बन गया। और कभी मान लो ह्यूमन को लगा कि नहीं यार, क्यूट से अगर हम डॉग पाल रखेंगे, इनकी अगर हम इनको अगर हम रखेंगे घर पर, तो जो थीव्स वगैरह होंगे वो तो सब चुरा करके ले जाएंगे। तो वो क्या करते फिर, वो फिर जो खतरनाक सा दिखता है, खूंखार दिखता है, उसकी वैरायटी बनाते हैं। तो वो कैसे बनाई होगी कि वेरिएशन जिसके पास पहले से ही कैसा हुआ, खूंखारियत होगी, तो उन्हीं की क्या कराई, ब्रीडिंग कराई। तो बाद में क्या हुई, एक ऐसी ब्रीड डेवलप हो गई जो पहले से ही देखने में कैसी है, खूंखार है। बात समझ में आया ना। तो इस तरीके से ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ह्यूमन ने क्या की है, डेवलप की है डिफरेंट ब्रीड्स डॉग्स की। क्लियर। चलिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें, अब हम एनिमल के एग्जांपल से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ओरिजिनल जो पिजन था वो वाइल्ड रॉक पिजन था, लेकिन आज के टाइम पर देखो तो डिफरेंट वेराइटीज है। पाउटर एक पिजन है, जैकोबिन भी एक पिजन है, फैंटेल भी क्या है, एक पिजन है। ये डिफरेंट वेराइटीज ब्रीड्स बना ली अपने किसकी, पिजन की। क्लियर है। अब एक पॉइंट आता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इनमें कंपैरेटिवली फास्टर कौन होगा, तो आप क्या बोलोगे, फास्टर कौन होगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कंपैरेटिवली फास्टर होगा नेचुरल सिलेक्शन की। क्यों, क्या रीजन लगता है इसका, क्योंकि ह्यूमन को एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट नहीं करनी होती है, ह्यूमन की तो बस रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेता। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनमें से वो सिलेक्ट कर लेता। तो ना वेरिएशंस क्रिएट करवाने और ना ही एनवायरमेंटल कंडीशन देनी। जबकि नेचुरल सिलेक्शन में दोनों का कॉम्बो बनना जरूरी, क्योंकि वो तो क्या है, स्टोचैस्टिक प्रोसेस है। वो डिपेंड करता है चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर दो फंडे होने जरूरी है, एक तो एनवायरमेंट में चेंज आना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग यूजफुल वेरिएशन मिलना जरूरी है। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी की बात होती है। यहाँ प्रोबेबिलिटी खुद बनानी किसको है, ह्यूमन को बनानी है। तो जो अवेलेबल वेरिएशंस होते हैं उन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर लेगा, और एनवायरमेंट देने की कोई खास जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो क्या कर सकता है, खुद ही कभी भी ब्रीडिंग करा सकता है। तो कंपैरेटिवली आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन के कंपेयर में क्या होता है, फास्टर होता है। बात समझ आ गई। तो इसका रीजन समझ में आ गया। क्वेश्चन के फॉर्म में एनसीईआरटी ने बात की है, लेकिन आपको इसका आंसर भी पता चल गया। क्लियर है ना बात बेटा। चलिए, अब आते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट पर, और नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक न्यू कंसेप्ट पर आते हैं अब।
कि कितने टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर 3 डिफरेंट पैटर्न पर क्या करती है, सिलेक्शन करती है, 3 डिफरेंट पैटर्न। मतलब पॉपुलेशन में एक कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन जिसमें अभी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जैसी दिख रही होगी, नेचुरल सिलेक्शन के बाद कुछ अलग टाइप की दिखने लग जाएगी, और जिस टाइप की वो पॉपुलेशन दिखेगी उसी के बेसिस पर हम बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का क्या टाइप है। बात समझ में आया? एक ओरिजिनल पॉपुलेशन और एक आफ्टर सिलेक्शन पॉपुलेशन, ठीक है, यानी जिसमें सिलेक्शन हो गया उसके बाद की पॉपुलेशन। अब ये जैसी डिफरेंट दिख रही होगी ओरिजिनल के कंपेयर में, उसी के बेसिस पर हम बोलते हैं टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कितने टाइप के? 3 टाइप्स के, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देखो, एक कर्व होता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक कर्व होता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पॉपुलेशन के अंदर किस पर्टिकुलर फिनोटाइप के कितने इंडिविजुअल्स हैं, ये शो जो करता है ना, उस कर्व को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पॉपुलेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को शो करने वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं, उसको शो करता है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कैसे? फिर रिपीट करता हूं एक बार। हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में। तो जो एक्स एक्सिस है उस पर अपन फिनोटाइप ले लेते हैं, फिनोटाइपिक वैल्यूज, फिनोटाइपिक वैल्यूज। और जो वाई एक्सिस है उस पर अपन ले लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वो नंबर इंडिविजुअल्स का जो कि किसी पर्टिकुलर फिनोटाइपिक क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। बात समझ में आई ना? तो देखो, पहले हम बात करते हैं फिनोटाइपिक वैल्यू की, फिर आएंगे उस पर लौट करके। फिनोटाइपिक वैल्यू, जैसे मान लो मैं कहूं कि फिनोटाइप है मान लो कलर, तो फिनोटाइपिक वैल्यू क्या हुई कलर की, व्हाइट, थोड़ा सा डार्क, और डार्क, और डार्क, और डार्क, और फाइनली ब्लैक। ये क्या हो गई, फिनोटाइपिक वैल्यूज। जैसे मान लो बोलूं कि हाइट, हाइट मान लो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, डॉट 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 6, ये सब क्या हो गई, फिनोटाइपिक वैल्यूज। जैसे मान लो मैंने बोला वेट, बॉडी वेट, मान लो किसी का 50 केजी, 51 केजी, 52 केजी, 53 केजी, ये सब क्या हो गए, क्या हो गए, फिनोटाइपिक वैल्यूज हो गए। तो यहां पर अपन क्या शो करते हैं, फिनोटाइपिक वैल्यूज को शो करते हैं। जैसे यहां पर देखो, माउस का जो कलर है वो शो कर रखा, पहले व्हाइट कलर का, फिर थोड़ा सा डार्क, फिर और डार्क, फिर और डार्क, और फाइनली ब्लैक माउस, है ना? तो ये सब क्या है, फिनोटाइपिक वैल्यूज। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशंस पर होती है, सबसे एक्सट्रीम जो होती है, मतलब दोनों साइड, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम जो होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरीफेरल वैल्यूज। क्या बोलते हैं, पेरीफेरल वैल्यूज। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है पेरीफेरल वैल्यू, उसको जो मिनिमम और मैक्सिमम फिनोटाइपिक वैल्यू होती है उनको हम बोलते हैं पेरीफेरल वैल्यू। तो जैसे मैंने बोला ना, व्हाइट और ब्लैक, ये क्या हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो गई, पेरीफेरल वैल्यू। जैसे मान लो मैं कहूं कि हाइट का वेरिएशन है 4 फीट से लेकर के 6 फीट तक, तो 4 एंड 6 ये क्या हो गई, पेरीफेरल वैल्यू। जैसे मान लो मैंने कहा कि ह्यूमन वेट जो है वो 50 से मान लो 100 तक वेरी कर रहा, तो 50 और 100 ये क्या हो गई, पेरीफेरल वैल्यू। और इन पेरीफेरल वैल्यूज का जो एवरेज आता है निकल करके, जो एवरेज निकल करके आता है, वो उसको बोलते हैं अपन मीन वैल्यू। तो जैसे मान लो व्हाइट और ब्लैक ये पेरीफेरल वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं जो बीच में आएगा वो ब्राउन क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू। अगर मैं कहूं 4 फीट से लेकर के 6 फीट तक है, तो इनकी मीन वैल्यू क्या आएगी, 5, तो 5 क्या हो गई, मीन वैल्यू। समझ रहे हैं ना बात? अगर मैं कहूं वेट जो है वो 50 से 100 तक है, तो मीन वैल्यू क्या हो गई, 75। क्लियर है? तो यहां पर अपन क्या शो करते हैं, मीन वैल्यू, पेरीफेरल वैल्यू, यानी ओवरऑल देखें तो फिनोटाइपिक वैल्यूज। क्लियर? लेकिन वाई एक्सिस पर अपन शो क्या करते हैं कि इन फिनोटाइपिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाले कितने इंडिविजुअल हैं, यानी यहां नंबर की बात करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, या थाउजेंड में भी, या लाख में भी, या मिलियन में भी, कुछ भी हो सकता है, यहां नंबर शो करेंगे। फिर अपन क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फिनोटाइपिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाले कितने इंडिविजुअल हैं किसी पॉपुलेशन में, उसको हम बना लेते हैं कर्व के फॉर्म में। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहां पर ये हो गया कोई नंबर, ठीक है, और यहां पर ये है मीन वैल्यू। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉपुलेशन में मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाले इतने लोग हैं, तो बताओ यहां पर अपन एक क्रॉस बना देंगे कि नहीं बना देंगे? तो अपन क्या करते, अलग अलग फिनोटाइपिक वैल्यू के लिए अलग अलग अपन इस तरीके से क्रॉस बनाते चले जाते हैं। जैसे कि अपन लोग छोटी क्लासेस में बनाते थे ना, ग्राफ बनाते थे, तो ऐसे अपन ग्राफ बना लेते। और जो ये ग्राफ या कर्व बनता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं।
क्या कहते हैं इसी को? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब कर्व बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मींस कर्व बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद पर्टिकुलर फिनोटाइपिक वैल्यू, ये कहलाता है कर्व क्या? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब ये हमें समझा रहा है कि पॉपुलेशन में फिनोटाइप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? बात क्लियर है ना इतनी सी बात? चलो अब बात करते हैं कि अभी मान लो ये नॉर्मल पॉपुलेशन थी, अब ये नॉर्मल पॉपुलेशन थी, लेकिन अब इसमें हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अभी ऐसी पॉपुलेशन थी जिसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें हो गया है नेचुरल सिलेक्शन, और वो भी किस टाइप का? स्टेबलाइजिंग टाइप का। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जब होता है तो नेचर क्या करती है? कुछ को फेवर करेगी और कुछ को फेवर नहीं करेगी। तो जिसको फेवर करेगी उसका एरो मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, और जिसको फेवर नहीं करेगी उनका एरो मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूं। तो आप देखो यहां पर ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है यहां पर, इसका मतलब यहां पर इनको फेवर किया जा रहा है, और ये एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब इनको फेवर नहीं किया जा रहा। तो बताओ नेचर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे इंडिविजुअल्स को फेवर कर रही है? ऐसे इंडिविजुअल्स को फेवर कर रही है जिनकी वैल्यू, जो ऐसे फिनोटाइप दिखा रहे हैं जिनकी वैल्यू मीन वैल्यू के आसपास है, मीन वैल्यू या मीन वैल्यू के आसपास है। लेकिन कैसे लोगों को फेवर नहीं कर रही? ऐसे लोगों को फेवर नहीं कर रही जो कि मीन वैल्यू से दूर वाली वैल्यू शो कर रहे हैं, मतलब पेरीफेरल वैल्यूज को शो कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर किसका फेवर करती है? मीन वैल्यू वाले लोगों का। और किनका अपोज करती, किनको फेवर नहीं करती है? जो कि होते हैं पेरीफेरल वैल्यूज की तरफ। बात समझ में आ गई? तो बताओ अगर ये नॉर्मल पॉपुलेशन का ग्राफ है तो आफ्टर सिलेक्शन ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये आपको जो दूसरा डायग्राम दिख रहा है क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? मतलब मीन वैल्यू वाले लोग बढ़ जाएंगे और पेरीफेरल वैल्यू वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि फेवर किनको किया गया? मीन वैल्यू वाले लोगों को, तो वो बढ़ जाएंगे नंबर में, और फेवर जिनको नहीं किया गया वो नंबर में कम हो जाएंगे। तो नंबर में कम कौन होंगे? पेरीफेरल वैल्यूज वाले लोग। और नंबर में बढ़ कौन जाएंगे? मीन वैल्यूज वाले लोग। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर देखो कि अगर हम बात करें, पहले ऐसा कर्व था बिफोर सिलेक्शन, और उसके बाद ये बीच में जो बोल्ड लाइन दिख रही है आपको रेड कलर की, वो क्या है? आफ्टर सिलेक्शन। तो आफ्टर सिलेक्शन कुछ इस तरीके का कर्व यहां पर बन जाता है ना? मतलब ज्यादातर लोग कौन सी वैल्यू पर होंगे फिर? मीन वैल्यू पर ही होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कि पीक का क्या हुआ? हायर हो गई एंड नैरोअर हो गई, ऊपर चली गई और साथ में कैसी हो गई है? नैरोअर हो गई। तो बताओ अगर मैं कहूं कि डॉटेड डॉटेड जो मैं रख रहा हूं, बताओ यही लोग तो सर्वाइव किए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर जो लोग होते हैं वही सर्वाइव करते हैं पॉपुलेशन में आफ्टर सिलेक्शन। और जो लोग यहाँ कर्व के बाहर होंगे, जो कि मैं इस तरीके से लाइन बना दे रहा हूं, बताओ ये जो कर्व के बाहर लोग हैं ये क्या हुए? ये खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि नेचर ने इनका फेवर नहीं किया। बेटा पूछ रहे हो आप कि मीन वैल्यू से क्या मतलब है, और अभी मैं क्या समझा रहा था कि मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है। आप शायद मुझे लगता है कंसंट्रेट होकर के क्लास में हो ही नहीं बेटा। अभी कितनी देर मैंने डिस्कस किया कि पेरीफेरल वैल्यूज क्या है, मीन वैल्यूज क्या है, और अब आप पूछ रहे हो कि मीन वैल्यू क्या है। तो अभी तो बताई थी बेटा बात, आप शायद फिर लेक्चर में नहीं होंगी यहाँ पर, फिर से सुनना, बाद में रिपीट करना है ना। अभी बताया था मैंने कि जो पेरीफेरल वैल्यूज का जो एवरेज निकल करके आता है वो होता है मीन वैल्यू। तो अगर यहाँ व्हाइट है यहाँ ब्लैक है तो यहाँ जो ब्राउन आएगा वो मीन वैल्यू। अगर यहाँ 4 है यहाँ 6 है तो मीन वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, वो होती है मीन वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई ना? हाँ, एवरेज को मीन वैल्यू बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ फंडा? तो जो पीक थी वो हायर हो गई एंड नैरोअर हो गई, किस सिलेक्शन के बाद? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बाद। क्लियर है ना बात? अब इसका एग्जांपल नेचर में कहां देखने को मिलता? एवरेज बॉडी वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। एवरेज बॉडी वेट इन न्यूबॉर्न बेबीज। तो फंडा क्या होता है कि एक रेंज होती है, एक रेंज होती है बॉडी वेट। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई बेबी का बर्थ होता है ना तो उसका बॉडी वेट लिया जाता है, और बॉडी वेट एक रेंज होती है। अगर उस रेंज में बॉडी वेट है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर उस रेंज से बाहर है यानी कम है या ज्यादा है तो फिर हम बोलते हैं कि उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या है? कम है। जैसे क्या होता है फंडा कि वो रेंज क्या है? वो रेंज होती है 5 पाउंड से लेकर के 10 पाउंड के बीच में लगभग, है ना? 5.5 होता है लगभग। तो 5 पाउंड से लेकर के 10 पाउंड तक का होना चाहिए बेबी। पाउंड में बात कर रहा हूं मैं, केजी में बात नहीं कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 1 पाउंड का मतलब होता है हाफ केजी, है ना? तो 5 पाउंड से लेकर के 10 पाउंड तक यानी 2.5 केजी से लेकर के 5 केजी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसके बीच में बेबी का क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए, बॉडी वेट। अगर इसकी रेंज में है तो फिर तो वो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा, लेकिन अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो फिर सर्वाइवल के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं।
फिर हमें कहीं ना कहीं वहां मेडिकल अटेंशन देना पड़ जाता है स्टार्टिंग की कुछ दिन। तो कंट्रोल तो कर ले जाते अपन, बचा तो ले जाते, लेकिन फिर भी मेडिकल अटेंशन की जरूरत ज्यादा होती है वहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर क्या चाह रही है कि जितने भी बेबीज बर्थ लें उनका बॉडी वेट 5 to 10 के बीच में हो, यानी मीन वैल्यू कितनी, लगभग 7.5 पाउंड के आसपास हो। और ये देखने को भी मिला कि नेचर में जब न्यू बॉर्न बेबीज बर्थ लेते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वाइवल किनका होता है, जो इसी मीन वैल्यू के बिल्कुल पास होते हैं, मतलब 7.5 पाउंड के आसपास होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये फंडा है नेचर के अंदर, एवरेज बॉडी वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इन ह्यूमन। ये किसका एग्जाम्पल है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जाम्पल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा पूरा फंडा? समझ में आ गया पूरा फंडा कि नहीं आया? अब ये माउस पर फोकस मत करो ज्यादा, माउस का तो फंडा वही है जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। हर जगह माउस के फंडा नहीं समझना, अपन को तो समझना क्या है, रियल एग्जाम्पल जो है वो समझना है। ठीक है, माउस के एग्जाम्पल से समझ लो। बताओ कौन कौन से माउस यहाँ सर्वाइव करेंगे सबसे ज्यादा? जो बीच वाला है वो सर्वाइव करेगा सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बगल वाले जो होंगे सबसे व्हाइट और ब्लैक वो सर्वाइव नहीं करेंगे। और इनका डाउटफुल बना रहेगा, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, डिपेंड करेगा ना कितने ज्यादा कलरफुल है। हाँ या ना? लेकिन इतना तो गारंटेड है कि मीन वाला तो गारंटेड सर्वाइव करेगा और ये सर्वाइव नहीं करेंगे। क्लियर है ना बात बेटा? तो ये था फर्स्ट सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकंड आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो वही बात, ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, अब इस पर डायरेक्शनल सिलेक्शन लगने लग गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि मीन वैल्यू से एक तरफ वाले लोग, मीन वैल्यू से एक तरफ वाले जो लोग हैं उनका क्या किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है, मतलब उनको फेवर नहीं किया जा रहा। लेकिन मीन वैल्यू से दूसरी तरफ वाले लोग जो है, दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं उनको क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब क्या कि मीन वैल्यू वालों का नहीं, मीन वैल्यू से एक तरफ वाले जो लोग हैं, पेरीफेरल वैल्यू, एक तरफ वाली पेरीफेरल वैल्यू, उनका सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वाले जो पेरीफेरल वैल्यूज वाले लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो ये होता है डायरेक्शनल, मतलब किसी एक डायरेक्शन की तरफ वालों का सपोर्ट किया जा रहा, इसलिए बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो अगर ऐसा होगा तो ये बताओ कि अगर मैं बात करूं कि मान लो जैसे यहाँ पर कर्व सही से नहीं बना है, जैसे मान लो मैं कहूं कि बिफोर सिलेक्शन वाली बात है ना, ये बिफोर सिलेक्शन वाली बात है, ये बिफोर सिलेक्शन वाली। तो आफ्टर सिलेक्शन जो होगा वो कर्व किस तरीके का हो जाएगा वो मैं बना दे रहा हूं। आफ्टर सिलेक्शन जो कर्व है वो क्या होगा, एक तरीके से एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो बिफोर सिलेक्शन वाले के बाद आफ्टर सिलेक्शन में जो कर्व है वो कहीं ना कहीं एक तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों का तो क्या किया जा रहा, सिलेक्शन किया जा रहा। तो यानी यहां पर क्या होता है, पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, पीक जो होती है वो किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। याद रखना वहां पर पीक क्या हुई थी, हायर एंड नैरोअर, यहां पीक क्या हुई, शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। क्लियर है ना बात? अब इसका एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एंड रेजिस्टेंस ऑफ पेस्ट टू डीडीटी, दो एग्जांपल है। तो जो अपन ने पढ़े थे ना दो एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन के, दोनों के दोनों जो फर्स्ट टू एग्जांपल्स पढ़े थे वो इसके ही एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आपको याद होगा, एक तरफ अगर हम व्हाइट लिखें और एक तरफ अगर हम ब्लैक लिखें तो बताओ एक पर्टिकुलर टाइम पर या तो व्हाइट का सिलेक्शन होता है या डार्क का सिलेक्शन होता है। तो बताओ आफ्टर 1900 अर्बन एरियाज में जो कर्व होगा वो एक तरफ शिफ्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, व्हाइट से ब्लैक की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो बताओ वहां पर कौन सा सिलेक्शन हुआ, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ऐसे अगर मैं कहूं कि एक तरफ मैं लिख देता हूं एंटीबायोटिक सेंसिटिव और दूसरी तरफ लिख देता हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो बताओ एक ही का तो सिलेक्शन होता है, किसका होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो बताओ शिफ्ट कहां हो जाएगा कर्व, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ। ऐसे ही मैं कहूं कि मैं एक तरफ लिख देता हूं पेस्टिसाइड सेंसिटिव और दूसरी तरफ लिख देता हूं पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, बताओ कर्व कहां शिफ्ट होगा, एक तरफ, कहां, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की तरफ। तो जब कर्व एक तरफ शिफ्ट हो, किसी भी एक तरफ, किसी भी एक फिनोटाइपिक वैल्यू की तरफ, तो हम बोलते हैं वहां पर क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। बात समझ में आ गई कि बात की नहीं आई बेटा? क्लियर हो गया ये फंडा कि नहीं हुआ? तो किसको सपोर्ट किया जाता है, किसको अपोज किया जाता है, ये समझ में आ रहा है बात? चलिए अब आते हैं थर्ड सिलेक्शन पर जो कि है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, तो फिर से वही बात, ये नॉर्मल पॉपुलेशन का कर्व और इसमें देखिए अब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा। तो जब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा तो बताओ किनको फेवर कर रही है नेचर, किनको फेवर कर रही है, जो कि पेरीफेरल वैल्यू की तरफ है उनको फेवर कर रही है। और किनको फेवर नहीं कर रही है नेचर, जो कि मीन वैल्यू पर है उनको फेवर नहीं कर रही। तो बताओ साइड की तरफ से ग्राफ उठ जाएगा और बीच की तरफ में ग्राफ दब जाएगा, हाँ है ना? तो बताओ आफ्टर सिलेक्शन, जो बिफोर सिलेक्शन कुछ इस तरीके का, आफ्टर सिलेक्शन ऐसा कर्व आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पर कर्व ऊपर उठ गया जबकि यहां पर कर्व क्या हो गया,
नीचे दब गया। हाँ या ना? और ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, किसके अपोजिट है? जस्ट जो पहला वाला पढ़ा था स्टेबलाइज, उसमें क्या होता था? मीन वैल्यू का सपोर्ट और पेरिफेरल वैल्यूज का अपोज। और यहां पर क्या हो रहा? मीन वैल्यू का अपोज और पेरिफेरल वैल्यूज का सपोर्ट। जस्ट अपोजिट है या नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल। तो यहां पर बोलते हैं कि टू पीक्स बनती हैं। आप देख सकते हो यहां पर टू पीक्स बनी, इसलिए इसको बोलते हैं टू पीक्स सिलेक्शन। याद रखना, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? टू पीक्स सिलेक्शन एग्जाम्पल है। क्लियर है ना बात? इतनी सी याद रखना है बेटा फंडा। एक और बात बताओ बेटा यहां पर कि यहां पर डिस्ट्रप्टिव क्यों बोल रहा है इसको? डिस्ट्रप्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कर्व जो है वो डिस्ट्रप्ट हो गया। कर्व कंटिन्यूअस नहीं रहा। कर्व कंटिन्यूअस अगर होता तो एक बार पीक आती और एक बार फिर नीचे जाता, लेकिन यहां पर क्या हुआ? एक बार पीक आकर के फिर नीचे आकर के फिर पीक आई। तो यहां पर कर्व क्या हो गया? डिस्ट्रप्ट हो गया। कर्व कंटिन्यूअस नहीं रहा, इसलिए सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? तो जरा माउस के फॉर्म में बताओ जरा। चलो पहले डायरेक्शनल की बात कर लेते, माउस की। अगर अपन माउस के एग्जांपल के हिसाब से देखें तो अपन ने स्टेबलाइजिंग का फंडा देख लिया था। अब जरा डायरेक्शनल में बताओ माउस का फंडा क्या होगा? कौन कौन बचेगा? बताओ। एक तरफ वाले सब मर जाएंगे, व्हाइट मर जाएगा, ये थोड़ा लाइट मर जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे डाउटफुल इसके मरने के, लेकिन बाकी तो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ है ना? ये हो गया डायरेक्शनल। अब चलो डिस्ट्रप्टिव की बात करो। बताओ डिस्ट्रप्टिव में कौन मर जाएगा? बीच वाला मर जाएगा। ये वाले तो चलो डाउटफुल रहेंगे किस तरफ आ रहे हैं, लेकिन गारंटेड है कि ये वाले तो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ या ना? समझ में आ रहा फंडा कि नहीं आ रहा? तो माउस के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि कहां पर क्या कैसे हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर ब्लैक वाला भी बचेगा और व्हाइट वाला भी बचेगा, लेकिन ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो मीन वैल्यू है ब्राउन वाला, वो नहीं बचेगा किसी भी तरीके से। हाँ, इनके बीच में जो आ रहे हैं वो डाउटफुल बने रहेंगे कि बच रहे हैं या नहीं बच रहे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? क्लियर हो गया ना फंडा? चलो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेल पैटर्न इन लिम्पेट्स। सेल पैटर्न इन लिम्पेट्स इसकी बात करते हैं। तो क्या होता है? लिम्पेट्स क्या होते हैं? मॉलस्क होते हैं, सी मॉलस्क, है ना? मरीन वाटर में मिलने वाले जो मॉलस्क है ना, उनको बोलते हैं हम लिम्पेट्स। और आपको सबको पता है कि मॉलस्क के अंदर क्या मिलते हैं? सेल मिलते हैं। तो उनके पैटर्न को भी अपन कैसे में रखते हैं? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में रखते हैं। तो क्या होते हैं? इनकी अलग अलग वेराइटी है। व्हाइट कलर के सेल भी मिल सकते हैं, डार्क कलर के सेल भी मिल सकते हैं, और इंटरमीडिएट कलर के भी सेल में मिलते हैं। ठीक है? लेकिन क्या है कि ये कैमोफ्लेजी शो करते हैं, सबके सब कैमोफ्लेजी शो कर सकते हैं। तो व्हाइट सेल जो लिम्पेट्स हैं, ये कैमोफ्लेजी शो कर लेते हैं किसके साथ? कॉलोनी ऑफ व्हाइट बर्नेकल्स। बर्नेकल्स भी क्या है? लिविंग फॉर्म्स है। तो वो व्हाइट कलर के होते हैं, तो अगर उनके ऊपर अगर ये आ गए तो कैमोफ्लेजी हो जाएगी और ये प्रेडेटर से क्या होते हैं? बच जाते हैं। तो यहाँ पर एक कैमोफ्लेजी शो करके बच सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड से। डार्क सेल जो लिम्पेट्स होते हैं, ये भी कैमोफ्लेजी शो करके बच सकते हैं। किससे कैमोफ्लेजी शो करके? डार्क कलर रेड्स, डार्क कलर रॉक्स। तो डार्क कलर रॉक्स पर अगर डार्क सेल लिम्पेट्स बैठेंगे तो कोई उन्हें प्रेडेटर देख नहीं पाएगा, बच जाएंगे। इसी तरीके से व्हाइट बर्नेकल्स की जो कॉलोनीज है, उनके बैकग्राउंड में अगर व्हाइट सेल लिम्पेट्स छुप जाएंगे तो वो भी बच जाएंगे प्रेडेटर से। लेकिन मारे कौन जाते हैं? इंटरमीडिएट कलर वाले। क्यों? क्योंकि ना तो वो प्योर व्हाइट है और ना ही वो प्योर ब्लैक है। तो ना तो वो व्हाइट बैकग्राउंड से कैमोफ्लेजी शो कर पाएंगे और ना ही वो ब्लैक बैकग्राउंड से कैमोफ्लेजी शो कर पाएंगे। तो यानी ये दोनों ही जगह से कैमोफ्लेजी शो नहीं कर पाएंगे, तो ये मारे जाएंगे। तो बताओ मारे कौन गए? जो कि इंटरमीडिएट थे, मतलब जो मीन वैल्यू पर थे वो मारे गए। और बच कौन गए? जो कि पेरिफेरल वैल्यूज पर थे वो बच गए। बताओ ये डिस्ट्रप्टिव हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? डिस्ट्रप्टिव। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। बताओ तीनों के तीनों ग्राफ समझ में आ गए? तीनों एग्जाम्पल जिस दो थे तीनों के समझ में आ गए? तो ये थे बेटा टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है बेटा? चलिए अब आते हैं न्यू टॉपिक पर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अब इसकी बात करेंगे। एक न्यू टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसको एक्सप्लेन किया था बेटा स्टेविंस ने, और एक बुक में एक्सप्लेन किया था। बुक का नेम है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्लियर? अब पहले मैं आपको कंसेप्ट इसका थोड़ा सा समझा दूं। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये टू डिफरेंट स्पीसीज हैं, सॉरी अभी ये मान लो टू सेम स्पीसीज है, ठीक है? तो बताओ सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है? हाँ या ना? तो यहां पर सेम स्पीसीज के बीच में क्या हो रही है? इंटरब्रीडिंग हो रही है। तो आपको पता है एक ही स्पीसीज के मेंबर क्या कर सकते हैं? आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ इंटरब्रीडिंग हो रही है, और जहां इंटरब्रीडिंग हो रही है वहां रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट पार्ट है। जहां इंटरब्रीडिंग होती है वहां रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होता।
जहां इंटरब्रीडिंग नहीं होती वहां रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। बात समझ आ गई? दोनों अपोजिट बर्ड है बिल्कुल। तो अगर सेम स्पीसीज के मेंबर है तो बताओ इंटरब्रीडिंग होगी, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं है, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं कहे जाएंगे। क्लियर? अब दूसरा फंडा आते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अब ये टू डिफरेंट स्पीसीज है, ये टू डिफरेंट स्पीसीज है। बताओ इन स्पीसीज के बीच में इंटरब्रीडिंग होगी क्या? इन स्पीसीज के बीच में इंटरब्रीडिंग होगी क्या? नहीं होगी। अरे इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही इसका मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, यानी ये आपस में क्या है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। क्लियर है बात इतनी सी? चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई ए पॉपुलेशन है, कोई ए पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है मान लो, ठीक है, और इस ए पॉपुलेशन से कोई बी पॉपुलेशन बन रही है इवोल्यूशन से, ए पॉपुलेशन से कोई बी पॉपुलेशन बन रही है इवोल्यूशन से। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर ये दोनों सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन भर चेंज हुई, स्पीसीज चेंज नहीं हुई अभी, जो ए पॉपुलेशन की स्पीसीज है वही बी पॉपुलेशन की स्पीसीज है, तो बताओ यहां पर इंटरब्रीडिंग होगी या नहीं होगी? इंटरब्रीडिंग होगी या नहीं होगी? होगी इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग होगी। लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि दोनों पॉपुलेशन जो है भले ही ए से बी बनी, लेकिन बी जो है वो दूसरी स्पीसीज की बन गई, तो बताओ अब वहां इंटरब्रीडिंग होगी या नहीं होगी? अब वहां इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। अगर सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन है तो इंटरब्रीडिंग होती है, अगर डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन है तो इंटरब्रीडिंग नहीं होती। तो अगर मैं कहूं कि अगर ए पॉपुलेशन मान लो थी स्पीसीज ए, अगर ए पॉपुलेशन थी मान लो स्पीसीज ए, और बी पॉपुलेशन मैंने बना दिया स्पीसीज बी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी पॉपुलेशन भले ही ए से बनी है, लेकिन अब उसका रिप्रोडक्शन किससे नहीं हो पाता? ए से नहीं हो पाता। यानी यहां क्या हो गया? रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हो गया। इसका मतलब अगर स्पीसीज ए से स्पीसीज बी बनानी है तो जो पॉपुलेशन बनती है उनका क्या होना बंद होना चाहिए? इंटरब्रीडिंग होना बंद होना चाहिए, या ऐसा बोलो कि उनको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? बात की नहीं आई? तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है किसको समझने के लिए? इवोल्यूशन को समझने के लिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको याद होगा कि छोटे जिराफ से बड़े जिराफ बनाए थे अपन ने, हाँ या ना? लेकिन बोल तो आप जिराफ ही रहे हो, बोल तो आप जिराफ ही रहे हो। छोटे जिराफ से बड़े जिराफ बनाए लेकिन बोल तो आप जिराफ ही रहे हो। तो वहां पर क्या हुआ है? पॉपुलेशन तो बन गई, छोटे जिराफ की पॉपुलेशन से बड़े जिराफ की पॉपुलेशन तो बन गई, लेकिन अभी बड़े जिराफ की जो पॉपुलेशन है वो स्पीसीज नहीं बनी है, वो अभी वही स्पीसीज है जो कि छोटे जिराफ की थी, मतलब जिराफ। हाँ या ना? तो क्यों नहीं बोल रहे वहां पर उसको न्यू स्पीसीज? क्यों? क्योंकि बड़े जिराफ अभी भी छोटे जिराफ के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। जिस दिन बड़े जिराफ छोटे जिराफ के साथ इंटरब्रीडिंग करना बंद कर देंगे उस दिन हम बोलेंगे कि छोटे जिराफ से बन गई एक न्यू स्पीसीज एक्स वाई जेड। और फिर छोटे जिराफ भी क्यों बोलना? फिर तो सिंपली बोलेंगे उसको जिराफ, क्योंकि दूसरे जो थे वो तो क्या बन गई? न्यू स्पीसीज एक्स वाई जेड। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इवोल्यूशन में अगर ओरिजिन होना है न्यू स्पीसीज का तो क्या होना होगा? जो न्यू पॉपुलेशन बनी वो ओल्ड पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ क्या करना बंद करना चाहिए? रिप्रोडक्शन करना बंद करना चाहिए। यानी वहां क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होना चाहिए। तो जब कहीं रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होगा तभी फॉर्मेशन हो सकता है न्यू स्पीसीज का। बात समझ में आई कि नहीं? कितनी बात क्लियर हो गई बेटा? बात क्लियर की नहीं हो गई? तो याद रखना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है तो ही स्पेसिएशन है, न्यू स्पीसीज बनेगी वरना स्पीसीज नहीं बनेगी। तो क्या रिप्रोडक्शन आइसोल एक और बात, इवोल्यूशन हुआ तो बताओ न्यू स्पीसीज बनेगी या नहीं बनेगी? बन सकती है। इवोल्यूशन हुआ तो नई स्पीसीज बनेगी या नहीं बनेगी? बन सकती है। ऐसा नहीं बोलेंगे बनेगी बनेगी, क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा तो न्यू पॉपुलेशन तो बनी, लेकिन उस न्यू पॉपुलेशन का ओल्ड पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होना भी जरूरी है, तभी जाकर के बनेगी न्यू स्पीसीज। मतलब क्या? इवोल्यूशन और उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तब जाकर के फॉर्मेशन होता है किसका? न्यू स्पीसीज का। तब जाकर के होता है क्या? स्पेसिएशन। फंडा समझ में आया या नहीं आया? पूरा फंडा। तो इवोल्यूशन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तब बनती है न्यू स्पीसीज, क्योंकि तभी जाकर के बंद होगा इंटरब्रीडिंग। क्लियर बेटा? समझ में आ गया होगा शायद। चलिए एक बात करते हैं, क्या लिखा है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज प्रिवेंशन ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अगर
टू डिफरेंट स्पीसीज है या टू डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो उनकी जो पॉपुलेशंस है उनके बीच में इंटरब्रीडिंग का ना हो पाना ही क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, सेम स्पीसीज थोड़ी ना लिखा है, क्लोजली रिलेटेड लिखा है, मतलब है तो वो भी क्या, डिफरेंट स्पीसीज ही है। फायदे क्या हुए, लिखा है पहला फायदा, इट कैन लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। बताओ ओरिजिन होता है कि नहीं होता, इससे होता है। दूसरा फायदा क्या होता, ये मेंटेन करके रखता है कैरेक्टर्स को, किसके, स्पीसीज को। अगर टू स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, अगर उनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रहा, तो उसके पीछे पर्पज क्या है, उसके पीछे नेचर का पर्पज है कि उन दोनों को दो अलग अलग स्पीसीज बनाए रखना। क्योंकि अगर उनके बीच में मेटिंग हो गई तो मेटिंग होते ही उन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो हो जाएंगे मिक्स, इसके कुछ कैरेक्टर्स इसके कुछ कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होते ही उस स्पीसीज की जो आइडेंटिटी है, जो यूनिकनेस है, वो हो जाएगी खत्म। तो नेचर कभी नहीं चाहती कि किसी भी स्पीसीज की क्या हो, आइडेंटिटी या यूनिकनेस खत्म हो। इसीलिए उसने एक बैरियर बना रखा है कि नहीं, अगर हमने तुम्हें डिफरेंट स्पीसीज बनाया है तो तुम आपस में क्या नहीं कर सकते, इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। बात समझ में आई, इट मेंटेन्स द कैरेक्टर्स ऑफ द स्पीसीज। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जो जीन पूल होता है किसी स्पीसीज का, वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। वरना अगर इंटरब्रीडिंग हो जाए टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, तो जो जीन पूल होगा वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और कोई भी स्पीसीज अपना जीन पूल शेयर नहीं करना चाहती दूसरी स्पीसीज के साथ, क्योंकि नेचर ने ऐसा फंडा बना रखा है। फंडा क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया फंडा। चलिए अब हम कैसे माने कि रिप्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ। रिप्रोडक्शन हम कब मानेंगे कि रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली हो गया, तो उसका एक फंडा है क्या, कि सबसे पहले तो जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये फ्यूज होना चाहिए और बनना चाहिए क्या, जाइगोट, है ना। जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होना चाहिए और F1 जनरेशन में बन जाना चाहिए फर्टाइल एडल्ट। क्या बन जाना चाहिए, फर्टाइल एडल्ट। लेकिन यहीं तक नहीं, इसके बाद F2 जनरेशन भी आनी चाहिए, और F2 जनरेशन में भी फर्टाइल एडल्ट बनना चाहिए, फर्टाइल एडल्ट बनना चाहिए। अगर ये सारे स्टेप हो रहे हैं तभी आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली हो गया। अगर इनमें से एक भी स्टेप रुक गया, इसका मतलब वहां रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ। ये है मेन डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आप कब तक नहीं बोल सकते, जब तक कि इनमें से कोई भी एक स्टेप रुक ना जाए। अगर ये सारे स्टेप हो रहे हैं पूरे, तो फिर आप बोलोगे वहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं है। तो क्या क्या स्टेप, गैमीट्स, उनका फ्यूजन, बनना जाइगोट, उसका डेवलपमेंट, F1 में बनना फर्टाइल एडल्ट, फिर F2 में भी बनना फर्टाइल एडल्ट। यहाँ F2 तक आपको देखना होगा, तब तक आप बोलोगे कि हो रहा है रिप्रोडक्शन। अगर इनमें से किसी भी स्टेप में हो जाए कि वो नहीं हो पाया, तो आप बोल दोगे वहां क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। क्लियर है ना बेटा बात। तो यही है बात, जाइगोट बन पाया या जाइगोट नहीं बन पाया। अगर जाइगोट नहीं बन पाया तो मतलब हो गया प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। लेकिन अगर जाइगोट बन गया और उसके बाद F1 F2 जनरेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो बोलेंगे पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। तो जाइगोट का बनना ही नहीं हो पाया तो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, और जाइगोट बन गया लेकिन उसके बाद वाइबल फर्टाइल एडल्ट नहीं बन पाया F1 F2 में, तो क्या बोलोगे, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्री जाइगोटिक आइसोलेशन की। मींस जाइगोट ही नहीं बन पा रहा, तो बताओ जाइगोट के पहले ही क्या आ गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ऐसा कब कब होगा वो समझते हैं। पहला है इकोलॉजिकल आइसोलेशन ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल हैबिटेट्स। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि ए और बी, ये टू स्पीसीज हैं, ठीक है, इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही, और जब इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही और जाइगोट नहीं बन पा रहा, तो जाइगोट नहीं बन पा रहा तो क्या बोलेंगे, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। लेकिन साथ में हम क्या बोलेंगे, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है कि नहीं, यानी टू डिफरेंट स्पीसीज है। तो ये क्यों नहीं कर पा रही इंटरब्रीडिंग, उसके रीजन समझते हैं। हो सकता हो कि जो ए है और जो बी है, ये डिफरेंट हैबिटेट्स में रहा करते हो, एक लैंड पर है, एक वाटर में है। तो बताओ लैंड वाला वाटर में नहीं जा पाएगा, वाटर वाला लैंड पर नहीं आ पाएगा, तो बताओ दोनों जब मिल नहीं पाएंगे तो मेटिंग नहीं होगी, और मेटिंग नहीं होगी तो जाइगोट बनने के चांसेस ही नहीं है। तो बताओ डिफरेंट जियोग्राफिकल हैबिटेट में होने की वजह से वहां पर प्री जाइगोटिक आइसोलेशन हुआ, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजी की वजह से, इकोलॉजिकल। सेकंड, टेम्पोरल आइसोलेशन ड्यू टू डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन। अब पता चला ए जो है वो ब्रीड करता है विंटर में, बी जो है वो ब्रीड करता है समर में, तो विंटर वाला समर वाले के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, और समर वाला विंटर वाले के साथ
इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन क्या है, अलग अलग, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों का ब्रीडिंग सीजन कभी आएगा ही नहीं, तो दोनों के बीच में कभी मेटिंग हो ही नहीं सकती, जाइगोट बन ही नहीं सकता, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, और इसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन। थर्ड है बिहेवियरल आइसोलेशन ड्यू टू डिफरेंस इन सेक्सुअल बिहेवियर। ए का सेक्सुअल बिहेवियर अलग, बी का सेक्सुअल बिहेवियर अलग, दोनों में जो अट्रैक्शन होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन, वो दोनों का पैटर्न अलग अलग है, तो दोनों कभी सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, और जब दोनों कभी सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, तो यानी कि दोनों के बीच में मेटिंग होगी ही नहीं, और जब मेटिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर आइसोलेशन हो जाएगा, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जो फीमेल रैबिट है उसका जो पेरिनियम रीजन है उस पर कुछ ग्लैंड्स होती है, पेरिनियल ग्लैंड्स, और वो सीक्रेट करती है एक्टो हार्मोन्स, और वो एक्टो हार्मोन्स जो फीमेल रैबिट से आते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं मेल रैबिट को, क्यों, क्योंकि वो वेपोराइज्ड फॉर्म में जा सकते हैं, तो वहां पर मेल रैबिट ही अट्रैक्ट होगा उन एक्टो हार्मोन से, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी स्पीसीज का मेल अट्रैक्ट हो जाए उन एक्टो हार्मोन से, नहीं हो सकता, तो यानी सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, अलग है, इसलिए वहां पर मेल रैबिट और फीमेल रैबिट के बीच में चांसेस बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि फीमेल रैबिट के एक्टो हार्मोन से कोई दूसरी स्पीसीज का मेल है अट्रैक्ट हो गया, तो वहां पर कभी वहां पर होगा ही नहीं मेटिंग एक तरीके से, क्लियर, तो इसको बोलते हैं बिहेवियरल आइसोलेशन। इसके अलावा मैकेनिकल आइसोलेशन ड्यू टू इनकॉम्पिटेबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ए के जेनेटल ऑर्गन्स बी के जेनेटल ऑर्गन से कॉम्पिटिबिलिटी रखते ही नहीं है, तो दोनों के बीच में मेटिंग ही नहीं हो पाएगी, और जब मेटिंग नहीं हो पाएगी तो फिर आइसोलेशन हो जाएगा। फिफ्थ, गैमेटिक आइसोलेशन, पता चला मेटिंग हो गई किसी रीजन से, लेकिन मेटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि गैमीट्स पर जो केमिकल्स हैं, सरफेस केमिकल्स, वो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन, पता था दोनों के गैमीट है, ए के गैमीट पर अलग फर्टिलाइजन और बी के गैमीट पर अलग एंटी फर्टिलाइजन, तो बताओ फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन की जब बाइंडिंग ही नहीं होगी तो क्या आगे फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमेटिक आइसोलेशन। फाइनली देखो किसी भी तरीके से हुआ हो, चाहे मीटिंग हो भी गई हो, लेकिन जाइगोट तो यहाँ भी नहीं बना ना, तो ये वो तरीके हैं जिससे जाइगोट ही नहीं बन पाता, तो वो क्या बोलते हैं, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। समझ में आया बेटा फंडा या नहीं आया ये पूरा का पूरा? चलिए अब बात करते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन की, अब बात करेंगे पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन की, है ना। तो इसमें सबसे पहले कि पहली बात तो जाइगोट बन गया, और अगर जाइगोट बन गया है, किसके बीच में बना होगा ये जाइगोट, ऑब्वियस सी बात है ए और बी के बीच में बना होगा, ए अलग स्पीसीज है बी अलग स्पीसीज, और अगर इनके बीच में जाइगोट बन गया तो इसको अपन हाइब्रिड जाइगोट बोल सकते कि नहीं बोल सकते, अभी तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन क्या मान करके चल रहे हैं कि ए और बी जो है वो अलग अलग स्पीसीज है, तो बताओ इनका जो जाइगोट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड जाइगोट। तो हाइब्रिड जाइगोट के लिए अगर उसकी वाइबिलिटी नहीं हो पाती है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, मतलब हाइब्रिड जाइगोट तो बन गया लेकिन उसका डेवलपमेंट आगे नहीं हुआ, पता चला जो क्लीवेज डिवीजन जैसी जो होती है ना स्टेप, वो नहीं हो पा रहे, तो बताओ आगे बात ही नहीं बनी, जाइगोट बनकर के भी क्या हो गया, तो रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, लेकिन जाइगोट बनने के बाद हुआ, इसलिए किस में पढ़ेंगे इसको, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। दूसरा है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, मतलब क्या, कि हाइब्रिड जाइगोट से F1 जनरेशन में हाइब्रिड एडल्ट बन गया, हाइब्रिड एडल्ट तो बन गया, लेकिन वो बनना कैसा चाहिए था, फर्टाइल, कैसा बन गया, स्टेराइल, तो अगर स्टेराइल बन गया इसका मतलब तब भी हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन है, बात समझ में आई ना। इसी के एग्जाम्पल होते हैं म्यूल एंड हिनी, इसी के क्या होते हैं एग्जाम्पल, म्यूल एंड हिनी, इसी के होते हैं एग्जाम्पल। फंडा क्या है कि हॉर्स एंड डंकी, इन दोनों को अपन आज भी टू डिफरेंट स्पीसीज मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं भाई, जब उनके बीच में रिप्रोडक्शन से म्यूल हिनी बन गए तो उनको डिफरेंट स्पीसीज नहीं मानना चाहिए था, लेकिन मान रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज, क्यों, क्योंकि वहां पर रिप्रोडक्शन हुआ तो, लेकिन वो सक्सेसफुली कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, अगर ये म्यूल हिनी स्टेराइल की जगह फर्टाइल होते तो भी बात बनती है, कैसे बने, स्टेराइल बने, इसका मतलब हो तो गया उनके बीच में रिप्रोडक्शन, लेकिन वो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उनके बीच में क्या है, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, इसलिए हम बोलते हैं कि हॉर्स अलग स्पीसीज और डंकी अलग स्पीसीज। बात समझ में आ गई ना बेटा, बात करेंगे अपन हिनी की आगे, ये भी हॉर्स और डंकी के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, जैसे म्यूल बनता है वैसे हिनी बनता है, बस कॉम्बो अलग होता है, मेल फीमेल का जो कॉम्बो होता है ना वो अलग होता है, पढ़ेंगे आगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में, क्लियर है ना बात। चलो आगे बात करते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन की, तो इसमें क्या होता, F1 जनरेशन तक सब कुछ ठीक चला, F1 जनरेशन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन F2 जनरेशन में गड़बड़ हो गई, मतलब क्या कि वहां पर पता चला फर्टिलिटी नहीं रही, तो फिर क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, फिर बोलेंगे हाइब्रिड ब्रेकडाउन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, लाइन और टाइगर के बीच में भी क्रॉस हो जाता है, इंटरब्रीडिंग हो जाती है यहाँ पर लाइन और टाइगर के बीच में, ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए आप मेल लायन और फीमेल टाइगर के बीच में अगर क्रॉसिंग कराओ, जो कि दोनों फर्टाइल है, अगर क्रॉसिंग कराओ तो लाइगर बनता है। लाइन का LI और टाइगर का GER, तो क्या बन गया? लाइगर। तो ये लाइगर बनता है। ऐसे ही अगर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर दो कि मेल टाइगर लिया आपने तो टाइगर का TI, और फीमेल लाइन ली तो फीमेल का जो है वो ON, इस तरीके से। तो यहाँ क्या बनता है? टाइगोन बनता है। तो यहाँ लाइगर बनता है, यहाँ टाइगोन बनता है। अभी F1 जनरेशन में बने हैं, F1 जनरेशन में अभी होते तो कैसे हैं? स्टेराइल। ये भी स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल तो ये भी है। तो बात तो यही खत्म हो गई। यहीं पर हम कह देंगे कि रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ, जैसे अपन ने म्यूलिनी में बोल दिया, तो यहाँ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक फंडा है, यहाँ पर जो लाइगन लाइगर या टाइगोन जो है, ये बैक क्रॉस कर सकते हैं इनका अपन। मतलब क्या बैक क्रॉस का मतलब? पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा सकते हैं। मतलब लाइगर का क्रॉस आप टाइगर के साथ कर सकते हो या लाइन के साथ कर सकते हो। तो ये बैक क्रॉस पॉसिबल है यहाँ पे। तो बैक क्रॉस पॉसिबल है, बताओ तो F2 तो आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन F2 में गड़बड़ हो जाती है कि आगे जाकर के फर्टिलिटी 100% खत्म, वहां पूरे तरीके से क्या आ जाती है? स्टेरिलिटी आ जाती है। हाँ या ना? तो यहां पर भी ऐसा ही है कि टाइगोन जो बना F1 जनरेशन, वो तो है तो स्टेराइल, तो बात ठीक थी। लेकिन फिर भी इसका बैक क्रॉस कराया जा सकता है, किसके साथ? टाइगर के साथ या लाइन के साथ। तो बैक क्रॉस कराओगे तो कहीं ना कहीं F2 तो आ गई कि नहीं आई? मतलब F2 तक बात सही चली गई। और जब F2 आ गई, वहां पर गड़बड़ हो गई, वहां फर्टिलिटी रही नहीं। मतलब वहां तो बैक क्रॉस का भी झंझट खत्म हो गया पूरा। तो मतलब वहां तो बैक क्रॉस के भी चांसेस खत्म हो गए। F1 से F2 तो अपन बैक क्रॉस से ले भी आए, लेकिन F2 के बाद आगे बढ़ी नहीं रही। मतलब वहां पर परमानेंट क्या आ गई? अब स्टेरिलिटी आ गई। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? हाइब्रिड ब्रेकडाउन। देखो क्या लिखा है, समटाइम्स इंटर स्पेसिफिक मेटिंग। इंटर स्पेसिफिक मेटिंग मतलब मेल लाइन फीमेल टाइगर की मेटिंग प्रोड्यूसेस अ हाइब्रिड, मींस बन गया क्या? लाइगर, which give rise to next hybrid by back cross। मतलब इसके बाद F2 जनरेशन जो आएगी वो कैसे आएगी? बैक क्रॉस से, मतलब अपने पेरेंट से क्रॉस करा के आ जाएगी। बट दे हैव रिड्यूस्ड विगर और फर्टिलिटी और बोथ। मतलब हो सकता है कि वो वाइबल ही ना रहे, हो सकता है कि उनकी फर्टिलिटी ना रहे, और हो सकता है दोनों ही ना रहे। तो बताओ F1 तक फंडा सब कुछ अच्छा चला, लेकिन गड़बड़ कहां हो गई? F2 आते ही गड़बड़ हो गई। इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ब्रेकडाउन। बताओ फाइनली कहीं पर भी रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ, इसका मतलब ये सब क्या है? रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। और यहाँ जाइगोट के बनने के बाद की कहानी थी, इसलिए क्या बोला? पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? सब कुछ क्लियर हो गया ना? चलो आगे अब बात करते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, ठीक है, ये तो पढ़ ही चुके हैं, ये तो खत्म हो गया टॉपिक बेटा। हेडिंग गलत डली हुई है यहाँ पे, खत्म हो गया। देखिए स्पेसिएशन की बात करते हैं। स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। और एक कब होगा? जब होगा रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। जब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हो जाएगा तभी क्या होगा? स्पेसिएशन होगा। ये बात तो आप समझ ही चुके हो आप। जब फॉर्मेशन होगा न्यू स्पीसीज का तो कब होगा? जब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होगा। यानी स्पेसिएशन कब होगा? जब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हो जाएगा। और ये टू टाइप्स का होता है, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशनल। डाइवर्जेंट का मतलब जैसे मान लो स्पीसीज ए है और उससे टू स्पीसीज इवॉल्व हो गई, स्पीसीज बी एंड स्पीसीज सी। तो यहां पर क्या हुआ? स्पीसीज ए तो रही, साथ में स्पीसीज बी और सी और आ गई। बताओ नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज क्या रहा? टोटल स्पीसीज क्या हो गया? बढ़ गया। यहां पर ए से बी और सी बनी, तो बी और सी तो नहीं बनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए खत्म हो गई। ए भी सर्वाइव की, बी बन गई, सी बन गई, तो टोटल कितनी हो गई? 3। जहां पहले कहां थी? 1। तो 1 से 3 हो गई, टोटल कितनी हो गई? तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया। यहां पर देखो क्या होता है, स्पीसीज ए ट्रांसफॉर्म हो गई स्पीसीज बी में, मतलब स्पीसीज बी बनते ही स्पीसीज ए खत्म। इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ या ना? तो यहां पर तो बढ़ता है, वहां कांस्टेंट रहता। तो जब बढ़ेगा तो बोल देंगे डाइवर्जेंट, और जब कांस्टेंट रहेगा तो बोल देंगे क्या? क्या बोल देंगे उसको अपन? ट्रांसफॉर्मेशनल। क्लियर? ये टू टाइप्स का होता है, एलोपेट्रिक एंड सिंपेट्रिक। ये भी टू टाइप्स का होता है, फाइलेटिक एंड क्वांटम। क्लियर है बात? क्या है बेटा? बहुत स्लो, बहुत स्लो क्या है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशनल। हाँ अभी पढ़ेंगे बेटा, वो अभी पढ़ने वाले हैं ना। चलो अब बात करते हैं डाइवर्जेंट स्पेसिएशन की। बात कर रहे हैं हम लोग डाइवर्जेंट स्पेसिएशन की।
डाइवर्जेंट स्पेसिएशन की बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो ये क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एक होता है एलोपैट्रिक और एक होता है सिम्पैट्रिक, ठीक है। अब देखो, एलो मींस डिफरेंट और पैट्रिक मींस होता है कंट्री, जैसे अपन बोलते हैं ना पैट्रियोटिक मींस कंट्री के, देशभक्ति वाली बात, पैट्रियोटिक। तो पैट्रिक, पैट्रिक वर्ड इंडिकेट करता है कंट्री को। तो एलो मींस डिफरेंट और पैट्रिक मींस कंट्री, और कंट्री से मतलब यहां होता है जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया मींस डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, उसको बोलेंगे एलोपैट्रिक। और जब स्पेसिएशन हो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में तो बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ऐसे ही सिम्पैट्रिक, सिम मतलब क्या होता है सेम, और पैट्रिक मींस जियोग्राफिकल एरिया, मतलब सेम जियोग्राफिकल एरिया में ही स्पेसिएशन हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। देखो क्या लिखा, वही तो डेफिनेशन लिखी है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज स्पेसिएशन एट डिफरेंट प्लेस, और सिंपैट्रिक मींस स्पेसिएशन एट सेम प्लेस। बात समझ में आई ना। चलो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये पेरेंटल पॉपुलेशन है कोई, और ये मान लो कोई जियोग्राफिकल एरिया है। ये क्या है, कोई जियोग्राफिकल एरिया, जो येलो कलर का दिख रहा है वो कोई जियोग्राफिकल एरिया है। और जो आप एक ग्रीन कलर के देख रहे हैं ना प्लांट्स जैसे, ये मान लो कोई स्पीसीज है ना, कोई स्पीसीज है, मान लो ये कोई स्पीसीज, अपन नेम नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया जो है वो टूट गया है टू पार्ट्स में। तो एक बन गया जियोग्राफिकल एरिया 1 और दूसरा बन गया जियोग्राफिकल एरिया 2। ये टू एरियाज बन गए जियोग्राफिकल के, ठीक है। तो हम क्या देखते कि जियोग्राफिकल एरिया जो 1 है उस पर है स्पीसीज 1 और दूसरे पर है स्पीसीज 2। मतलब क्या, जब एक जियोग्राफिकल एरिया था तो एक ही स्पीसीज थी, लेकिन जब जियोग्राफिकल एरिया की स्प्लिटिंग हो गई, वो पार्ट्स में टूट गया, तो बताओ दोनों अलग अलग पार्ट पर क्या देखने को मिली, टू डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिली। बताओ एक ही स्पीसीज से नई स्पीसीज बन गई, दो की नहीं बन गई, हाँ या ना। तो ये फंडा हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। मतलब पहले हुआ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब वो जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गई, जो स्पीसीज थी वो टू पार्ट्स में टूटी, तो बताओ वहां पर जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गई कि नहीं? तो पहले हुआ जियोग्राफिकल आइसोलेशन और फिर दोनों के बीच में हुआ नहीं रिप्रोडक्शन, इसलिए बन गई टू डिफरेंट स्पीसीज। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बाद हुआ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एलोपैथ है। तो याद रखना, यहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है बाद में, पहले होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो एक क्वेश्चन आया होगा डार्विन्स फिंचेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ, और उसमें एक ऑप्शन होगा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। फिर लगा हुआ कि सर ने पढ़ाया नहीं है ना। तो अब पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसलिए मैंने बोला था कि चैप्टर जब आगे बढ़ता है ना धीमे धीमे, तो सारे डाउट अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। तो ये डार्विन्स फिंचेस जो है वो एग्जांपल है एलोपैट्रिक स्पीसीज का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट स्पीसीज बनी थी, किसी एक ही प्लेस पर थोड़ी ना बन गई थी सब। साउथ अमेरिका की जो ओरिजिनल स्पीसीज थी वही तो जा गई थी गैलापागोस आइलैंड्स पर। तो अलग अलग आइलैंड पर अलग अलग स्पीसीज थी कि नहीं थी, वहां पर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट स्पीसीज बनी, इसलिए वहां क्या बोला, एलोपैट्रिक स्पीसीज। वहां पहले हुआ जियोग्राफिकल आइसोलेशन और फिर हो गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बात समझ में आ गई ना बेटा। अब पढ़ते हैं सिम्पैट्रिक। तो सिम्पैट्रिक देखो क्या है, सिम्पैट्रिक जो होता है वो जनरली इन प्लांट्स देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है, इन प्लांट्स देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। तो क्या फंडा है, जैसे मान लो मैं कहूं कि जियोग्राफिकल एरिया है कोई, ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई, अब इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई, बताओ जब इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई अगर जियोग्राफिकल एरिया की, अब जियोग्राफिकल एरिया की स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो बताओ क्या हुआ, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ क्या कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। जबकि यहां पर स्प्लिटिंग हुई थी तो यहां जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ था, तो यहां हुआ, लेकिन यहां जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ। तो बताओ जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बिना ही क्या होगा, यहाँ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा। कैसे? जैसे मान लो जियोग्राफिकल एरिया था, उसमें कोई पेरेंटल पॉपुलेशन थी, मान लेते हैं हम कहते हैं कि जो आपको एक ग्रीन डार्क ग्रीन दिख रहा है ना, ये है स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज है, चलो मान लो नेम दे देते हैं स्पीसीज ए है। अब उसी स्पीसीज के बीच बीच में मान लो कोई लाइट कलर के कुछ प्लांट्स बन गए, आप देख सकते हो बीच में बना रखे कुछ लाइट कलर के प्लांट, उनको बोल दिया मैंने स्पीसीज बी। तो बताओ स्पीसीज ए के मेंबर्स के बीच में ही तो स्पीसीज बी बन गई, तो बताओ वहां पर क्या हुआ, प्लेस तो वही रहा और न्यू स्पीसीज बन गई, तो इसको क्या बोलोगे, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो मैं कहूंगा स्पीसीज ए के जो प्लांट्स हैं, क्योंकि जनरली प्लांट्स में देखने को मिलती है, तो स्पीसीज ए के जो प्लांट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, जनरली होते भी डिप्लॉयड है। अब क्या हुआ कि कुछ प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन हो गया, और वो कैसे होगा, हेक्साप्लॉइड हो गए, हाँ या ना।
तो बताओ डिप्लॉयड है बाकी सब, और बीच में कुछ क्या बन गए, हेक्साप्लॉयड। जो हेक्साप्लॉयड वाले हैं वो डिप्लॉयड वालों से कभी भी इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते, मतलब उनके बीच में क्या होता है, रिप्रोडक्शन, आइसोलेशन। तो बताओ डिप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड ये टू डिफरेंट स्पीसीज बन गई कि नहीं बन गई, उसी प्लेस पर बन गई कहीं ना कहीं। तो क्या बोलोगे, किसका एग्जाम्पल हुआ, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन का एग्जाम्पल हुआ। बात समझ में आ गई ना। तो डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल है एलोपेट्रिक का, और सिम्पेट्रिक का एग्जाम्पल है प्लांट्स। क्लियर। चलो आगे आते हैं, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन नहीं पढ़ रहे हैं बेटा अपन, अब पढ़ रहे हैं अपन लोग क्या, अब पढ़ रहे हैं अपन लोग क्या, ट्रांसफॉर्मेशनल के एग्जाम्पल। अभी किसके पढ़ रहे थे अपन लोग, डाइवर्जेंट स्पेसिएशन के, अब किसके पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेसिएशन के। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, फाइलेटिक, और दूसरा क्या है, क्वांटम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो होना तो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पीसीज ए से जब स्पीसीज बी बनेगी तो स्पीसीज ए नहीं रहेगी, सिर्फ स्पीसीज बी रहेगी। लेकिन यहां फर्क क्या है, जब ग्रेजुअली हो ये सब, जब ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली हो तो उसको बोलेंगे फाइलेटिक, और जब ट्रांसफॉर्मेशन सडन हो तो उसको बोलेंगे अपन क्या, क्वांटम। तो जब ग्रेजुअली आएंगे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस तो फाइलेटिक स्पेसिएशन, और जब सडन आएंगे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस तो उसको बोलेंगे क्वांटम स्पेसिएशन। ऐसा किसमें होता है, फाइलेटिक वाला, हॉर्स के इवोल्यूशन में हुआ ऐसा। पहले क्या था, इयोहिप्पस, फिर हुआ मीजोहिप्पस, फिर मेरिकहिप्पस, फिर प्लियोहिप्पस, और फिर इक्वस। यानी जब इयोहिप्पस से मीजोहिप्पस बना तो इयोहिप्पस खत्म, सिर्फ मीजोहिप्पस। जब मीजोहिप्पस से मेरिकहिप्पस बना तो मीजोहिप्पस खत्म, सिर्फ मेरिकहिप्पस। जब मेरिकहिप्पस से प्लियोहिप्पस बना तो मेरिकहिप्पस खत्म, सिर्फ प्लियोहिप्पस। और जब प्लियोहिप्पस से इक्वस बना तो प्लियोहिप्पस खत्म, सिर्फ इक्वस। तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर कैसा हुआ, बहुत स्लो स्लो चेंजेस हुए, ग्रेजुअली हुए, बहुत सारा टाइम लग गया। आप देखना कभी उसमें कि जो इयोहिप्पस है वो इयोसीन में मिल रहा, और जो प्लियोहिप्पस है वो आगे मिल रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम लगा, मतलब ये कैसे चेंजेस आए, ग्रेजुअल चेंजेस आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अचानक से सॉल्टेशन जैसी कोई चीज हो जाती है, स्पीसीज ये पता चला डायरेक्ट किसमें बन गई, स्पीसीज बी में बदल गई, तुरंत बदल गई, तो ये क्या होता है, सडन होता है। तो जब कभी भी सडन मेजर चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं अपन लोग क्वांटम। इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है ना, इसलिए बस इसको बिना एग्जाम्पल के ही पढ़ा जाता है, क्वांटम स्पेसिएशन। क्लियर। और सॉल्टेशन क्या था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में इतना बड़ा म्यूटेशन कि क्या हो जाए, वहां पर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर है ना। चलो अब एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, मिमिक्री, है ना। थोड़ा सा 15 मिनट्स में इसको एक्सटेंड कर रहा हूं क्लास को, ताकि ये काफी पोर्शन यहाँ खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिमिक्री डिस्कस करते हैं अपन लोग, कर लें इसको एक्सटेंड क्लास को, 15 मिनट सिर्फ एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, कर लें क्या क्लास को एक्सटेंड 15 मिनट्स, नहीं, मैक्सिमम बच्चे तो बोल रहे हैं कर लो, तो कर लेते हैं बेटा, है ना, बस 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिमिक्री। मिमिक्री क्या है, एक टाइप का एडाप्टेशन है, मिमिक्री इज अ टाइप ऑफ एडाप्टेशन। बेटा स्टार्ट हो गया एक्सटेंशन, अब मत बोलो यस और नो, क्योंकि 99% बच्चे जो यस बोल रहे हैं, है ना, तो पढ़ लेते हैं। तो मिमिक्री क्या है, एक टाइप का एडाप्टेशन है। ठीक है, तो मिमिक्री भी एडाप्टेशन है और कैमोफ्लेजी भी एडाप्टेशन है, और दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां मिमिक्री और कहां कैमोफ्लेजी। तो चलो कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि मिमिक्री जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, बेट्स ने दिया था। तो ये क्या है, एक काइंड का एडाप्टेशन है। इसमें होता क्या है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट से क्या दिखाता है, रिजेम्बलेंस दिखाता है, और उस रिजेम्बलेंस दिखाने की वजह से उसको फायदा मिल जाता है, किस किस चीज में, कंसीलमेंट में, मतलब अपने आप को छुपाने में, प्रोटेक्शन, और कहीं ना कहीं अटैक। तो यानी हम कह सकते हैं डिफेंसिव भी होती है और एक ऑफेंसिव भी होती है। तो ये ऑफेंसिव भी होती है और डिफेंसिव भी होती है, जबकि कैमोफ्लेजी जनरली अगर देखा जाए तो जनरली कैसी होती है, डिफेंसिव होती है, जबकि ये ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव होती है। बात समझ में आ गई ना। चलो, तो पहला फॉर्म है इसका बेट्सियन मिमिक्री, क्योंकि बेट्स ने ही ये टर्म दिया था तो उन्हीं ने एक्सप्लेन की थी, तो उसको बोलते हैं बेट्सियन। और एक दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे वो बोलेंगे उसको मुलेरियन। तो क्या फंडा होता है कि बेट्सियन में जो टू ऑर्गेनिजम्स मिमिक्री शो कर रहे होते हैं एक दूसरे से, उसमें एक होता है मॉडल और दूसरा होता है मिमिक। तो जो मिमिक्री शो कर रहा होता है उसको बोलते हैं मिमिक, और जिसकी मिमिक्री वो शो कर रहा होता है उसको बोलते हैं मॉडल। हम लोग मिमिक्री किसकी करते हैं, मॉडल्स की। नाना पाटेकर, शाहरुख खान, क्या है, मॉडल्स, उनकी मिमिक्री करते हैं। तो जो मिमिक्री शो करेगा वो हो गया मिमिक, और जिसकी मिमिक्री की जाएगी वो क्या होगा, मॉडल। तो यहाँ एक होता है मॉडल और एक होता है मिमिक। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एक है मोनार्क बटरफ्लाई और एक है वाइसरॉय बटरफ्लाई।
अब ये दोनों क्या करती है, मिमिक्री शो करती है, लेकिन एक इसमें से क्या है, मॉडल, और एक क्या क्या, मिमिक। मिमिक कौन है, वायसरॉय, और मॉडल कौन है, मोनार्क। ठीक है, अब इसके रीजन समझते फटाफट। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो अनपैलेटेबल होती है, मतलब खाया नहीं जा सकता इसको, इनएडिबल होती है, और अगर खा भी लिया तो इसका टेस्ट मजेदार नहीं होता, डिसटेस्टफुल होती है। जबकि जो वायसरॉय बटरफ्लाई होती है वो पैलेटेबल होती है, एडिबल होती है, मतलब खाई जा सकती है, और खाई जाएगी तो कहीं ना कहीं टेस्ट भी अच्छा लगेगा, टेस्टफुल। ये मैं बात जो कर रहा हूँ ना, खाई जा सकती है, प्रेडेटर के लिए कर रहा हूँ। अब आप अगर प्रेडेटर हो इनके तो बात अलग है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि शायद प्रेडेटर नहीं होगे, इनका प्रेडेटर होगा बर्ड वगैरह, है ना। तो जो इनको खाएगी, जो इनका प्रेडेटर होगा, उनके लिए बात चल रही है कि उनके लिए पैलेटेबल है या नहीं है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, चलिए, तो जैसे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कोई मॉडल या मिमिक की तरह काम कैसे करता है। तो जैसे मान लो प्रेडेटर आया, और प्रेडेटर का पहला एनकाउंटर जो हुआ बाई चांस हो गया किसके साथ, मोनार्क बटरफ्लाई के साथ। तो उसको तो पता है ही नहीं, अब उसने खा लिया। खा लिया तो उसको टेस्ट उसका मजेदार नहीं लगेगा, उसका मूड ऑफ हो जाएगा कि क्या खा लिया आज हमने ऐसा, है ना, क्योंकि वो डिसटेस्टफुल है, तो उसको मजा नहीं आएगा। उसका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बुरा रहा, तो वो क्या कहेगा प्रीडेटर, यार ये जो है ना, ऐसी हम बटरफ्लाई कभी नहीं खाएंगे यार, मजा नहीं आया, पूरा मूड किरकिरा होकर के रख गया, क्योंकि ऐसी है, डिस्ट्रेसफुल। तो चलो ठीक है, अब मान लो कभी फ्यूचर में फिर से मोनार्क बटरफ्लाई उस प्रेडेटर के सामने आई, तो क्या वो खाएगा क्या, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा, क्योंकि उसका प्रायर जो एक्सपीरियंस है वो बुरा रहा है, नहीं खाएगा। लेकिन अगर बाई चांस उसके सामने वायसरॉय बटरफ्लाई आ जाए, तो भी वो नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि वो है तो वायसरॉय, अगर खाए तो मजा आ जाए, लेकिन वायसरॉय दिखती किसके जैसी है, मोनार्क के जैसी। तो बताओ वो मोनार्क समझ करके उसको नहीं खाएगा। तो बताओ वायसरॉय को सिमिलरिटी दिखाने की वजह से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। किससे सिमिलरिटी दिखाने की वजह से, मोनार्क से सिमिलरिटी दिखाने की वजह से। तो बताओ यहां पर मिमिक्री की किसने एक्चुअल में, मिमिक ने की किसकी, मॉडल, क्योंकि फायदा किसको हुआ, वायसरॉय को, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो वो तो टेस्टफुल है, टेस्टफुल होते हुए भी उसको प्रेडेटर नहीं खा पा रहा। क्यों, क्योंकि उसकी सिमिलरिटी किससे है, मोनार्क से, और मोनार्क के साथ प्रेडेटर का एक्सपीरियंस पुराना बहुत बुरा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये होता है मॉडल और मिमिक का कंसेप्ट, शायद समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कोरल स्नेक है और स्कारलेट किंगस्लेट है। तो इसमें जो कोरल स्नेक है वो मॉडल की तरह काम करता है, जो स्कारलेट किंगस्लेट है वो मिमिक की तरह काम करता है, फंडा वैसा ही कुछ कुछ है। जो कोरल स्नेक होता है वो वेनमस होता है, जबकि स्कारलेट किंग स्नेक जो होता है वो नॉन वेनमस होता है ना। तो वही प्रेडेटर वाला फंडा यहाँ पर भी है, आप वैसे ही समझने की कोशिश करोगे तो समझ में यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो है टाइप वो है मुलेरियन मिमिक्री का। इसमें क्या होता है फंडा, इसमें जो कॉम्बो होता है ना, उसमें दोनों ही मॉडल मिमिक की तरह काम कर सकते हैं, मतलब दोनों ही मॉडल की तरह और दोनों ही मिमिक की तरह, ऐसा फंडा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से मोनार्क बटरफ्लाई है, फिर से मोनार्क बटरफ्लाई, लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। वहां पर वायसरॉय बटरफ्लाई के साथ था, यहाँ पर क्वीन बटरफ्लाई के साथ है। तो यहाँ पर फंडा चेंज हो गया। यहाँ पर क्या होता कि ये तो अनपैलेटेबल, इनएडिबल और डिस्ट्रेसफुल थी, लेकिन क्वीन बटरफ्लाई भी कैसी होती है, अनपैलेटेबल, इनएडिबल और डिस्टेस्टफुल होती है। तो बताओ अब फंडा समझते हैं। जैसे मान लो अब फिर से प्रेडेटर आया और फर्स्ट एनकाउंटर उसका मोनार्क बटरफ्लाई के साथ हुआ, तो बताओ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, बुरा, क्योंकि वो कैसी है, डिस्टेस्टफुल है। तो आगे वो क्या सोचेगा कि आगे हम ऐसी किसी बटरफ्लाई को नहीं खाएंगे। तो अगर मोनार्क बटरफ्लाई ही कांटेक्ट में आएगी दोबारा तो नहीं खाएगा, लेकिन अगर क्वीन बटरफ्लाई भी कांटेक्ट में आ गई तो भी नहीं खाएगा। और अगर खाता भी तो भले ही एक्सपीरियंस बुरा होता, लेकिन नहीं खाएगा वो। तो बताओ इसकी वजह से, मोनार्क की वजह से फायदा किसको हो गया इस बार, क्वीन को फायदा हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कि प्रेडेटर का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ क्वीन के साथ, तो बताओ क्वीन के साथ भी अगर हुआ तो भी उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, और उस अच्छे एक्सपीरियंस ना होने का फायदा किसको मिल जाएगा, मोनार्क को भी मिल जाएगा। तो बताओ मोनार्क को किसका फायदा मिला, क्वीन बटरफ्लाई का फायदा मिला, और क्वीन को किसका फायदा मिला था, मोनार्क बटरफ्लाई का फायदा मिला। तो बताओ दोनों को एक दूसरे का फायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, हाँ या ना। तो बताओ जब दोनों एक दूसरे का फायदा उठा पा रहे हैं, तो बताओ दोनों ही मॉडल हो गए और दोनों ही क्या हो गए, मिमिक हो गए कि नहीं हो गए, हाँ या ना। तो ये हो गया मुलेरियन, मतलब मुलेरियन में दोनों ही मॉडल, दोनों ही मिमिक। बेट्सियन में एक मॉडल एक मिमिक, ये डिफरेंस होता है यहाँ पर। बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, टेनुसेड मॉथ, स्टिंजर एंड बेस। ये दो एग्जाम्पल है मुलेरियन मिमिक्री के, ये आपको याद रखने होंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो इतना ही बहुत था, बाकी का चलो पढ़ लेते हैं इसको, बस लास्ट पॉइंट रह गया, फटाफट देख लो। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, थ्री टाइप्स के एवोल्यूशन होते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन और मेगा एवोल्यूशन। तो अगर एवोल्यूशन हुआ और सिर्फ स्पीसीज सब स्पीसीज चेंज हुई तो उसको बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन।
अगर कभी ऑर्डर, फैमिली या जीनस चेंज हो गया तो बोलते हैं मैक्रो इवोल्यूशन, और कभी अगर किंगडम, फाइलम, क्लास चेंज हो गई तो बोलते हैं मेगा इवोल्यूशन। सिंपल से टर्म है, स्पीसीज, सब स्पीसीज का चेंज होना माइक्रो, ऑर्डर, फैमिली, जीनस का चेंज होना मैक्रो, किंगडम, फाइलम, क्लास का चेंज होना मेगा। तो ये होते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन एंड मेगा इवोल्यूशन। देखो एग्जांपल्स भी क्या लिखे हुए हैं सबके, कि अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी सब स्पीसीज या रेस का तो वो हो गया माइक्रो इवोल्यूशन। अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का बनना समझे तो वो है मैक्रो इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बने तो बताओ किससे बने, प्रोटोथीरियंस वगैरह से बने, तो कहीं ना कहीं वहां क्या चेंज हो गई, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इनमें से कोई एक चीज चेंज हुई कि नहीं हुई, इसलिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का बनना मैक्रो इवोल्यूशन। लेकिन अगर मैं कहूं फिशिस से एम्फीबियंस का बनना, तो आपको पता है फिशिस जो है वो अपने आप में एक फाइलम है, एम्फीबिया जो है वो अपने आप में एक फाइलम है। बताओ एक फाइलम से दूसरा फाइलम बन रहा कि नहीं बन रहा, तो बताओ किस लेवल पर इवोल्यूशन हुआ, फाइलम लेवल पर इवोल्यूशन हुआ। इसलिए किसका एग्जांपल है, मेगा इवोल्यूशन का एग्जांपल है। तो याद रखना माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा। अब कुछ लोग रेस पूछ रहे हैं, रेस का मतलब क्या होता है, स्पीसीज को डिवाइड करते हैं सब स्पीसीज में, है ना, और कई बार उसी से रिलेटेड टर्म यूज करते हैं रेस, जैसे ह्यूमन रेस की बात करते हैं ना, अलग अलग ह्यूमन रेसेस हैं, है ना। तो रेसेस का मतलब एक ग्रुप होता है, जैसे अपन ब्रीड बोलते हैं ना एनिमल्स के लिए, वैसे ही रेस टर्म होता है ह्यूमन के लिए जनरली, ठीक है। तो रेस, ब्रीड लगभग एक जैसी बात होती है, क्लियर। तो ये होगा टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, क्लियर। अब कुछ स्पेशल पॉइंट, एनसीईआरटी क्या लिखती है, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। तो सीधी सी बात है कि अभी साइंटिस्ट भी क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन को एक प्रोसेस माना जाए या उसको एक रिजल्ट माना जाए किसी और प्रोसेस का। तो लिखा भी है, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। मतलब अभी वो भी क्लियर नहीं है, तो फिर अपन ज्यादा क्लियर नहीं हो सकते अभी। तो अपन को क्या होगा, एज इट इज पॉइंट लर्न करना है क्या, कि जब कभी भी स्टोरी की बात आए, वर्ल्ड की स्टोरी की, तो उसको बोलेंगे इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है। लेकिन जब कभी भी स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ की बात आए तो हम इवोल्यूशन को क्या मानेंगे, कंसीक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। बात समझ में आई? तो ये इतनी सी बात याद रखना कि जब वर्ल्ड की स्टोरी की बात आए तो इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस, और जब स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ की बात आए तो इवोल्यूशन क्या है, एक रिजल्ट है। और किसका रिजल्ट, नेचुरल सिलेक्शन जैसी प्रोसेस का रिजल्ट। तो ये आपको बस लर्न करना है, इसको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस लर्न कर लेना इसको, क्योंकि अभी साइंटिस्ट ही पूरी तरह से क्लियर नहीं, क्योंकि वही लिखा ना, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर whether to regard evolution and natural selection as processes or end result of unknown processes। क्लियर है ना बात, याद रखना। इसके बाद यूनिट याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट होती है इंडिविजुअल, मतलब नेचुरल सिलेक्शन हर किसी को जांच परख करके होगा, एक एक को जांच परख करके देखा जाएगा कि उसके पास यूजफुल है कि हार्मफुल है। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो है यूनिट किसकी, इवोल्यूशन की, मतलब इवोल्यूशन हमेशा किसका होता है, पॉपुलेशन का, ना कि इंडिविजुअल का। याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल लेवल पर होता है, हर किसी को जांचा परखा जाता है कि उसके पास यूजफुल वेरिएशन या हार्मफुल वेरिएशन है। लेकिन एवोल्यूशन जो होता है वो पॉपुलेशन लेवल पर होता है, मतलब पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी में बदलेगी, मतलब मिनिमम लेवल ए होता है, सबसे पहले पॉपुलेशन चेंज होती है तब एवोल्यूशन होता है, फिर पॉपुलेशन से स्पीसीज चेंज हो जाती है, फिर स्पीसीज से आगे की चीजें चेंज होने लग जाती है, जीनस वगैरह ये सारी चीजें। बात समझ में आई ना। ये 2 पॉइंट याद रखना, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। तो याद रखना पॉपुलेशन की बेसिक यूनिट क्या, इवोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से नीचे के लेवल पर इवोल्यूशन नहीं होता, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इवोल्यूशन नहीं होता। इवोल्यूशन राम श्याम, है ना, सीता गीता, इन सब का नहीं होता। इवोल्यूशन किसका होता है, ह्यूमन का होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन का होता है, याद रखना। फिर एक टर्म है बेटा कैमोफ्लेजी, मिमिक्री का अपोजिट, और कैमोफ्लेजी के एग्जांपल अपन सफिशिएंट पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखा है, when an organism shows resemblance with the surroundings or environment it is known as camouflage। तो जनरली क्या होता है, जनरली बात कर रहा हूं, हमेशा ये फिक्स नहीं होता। जब कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने बैकग्राउंड से, अपने एनवायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से सिमिलरिटी शो करेगा तो उसको बोलेंगे कैमोफ्लेजी। और जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या नेचुरल ऑब्जेक्ट से सिमिलरिटी शो करेगा तो उसको बोलेंगे मिमिक्री। बात समझ में आ गई ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप तो एज इट इज जो बोला गया वो आपको ही पता होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, 2 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही रखने हैं, एक तो प्रेइंग मैंटिस और दूसरा कैमेलियन। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं, इवन कैमेलियन तो एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है।
तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना, ये दोनों क्या शो करते हैं, कैमोफ्लेजी शो करते हैं। इसके अलावा ग्रास हॉपर भी क्या शो कर सकता है, कैमोफ्लेजी शो कर सकता है। फ्रॉग भी क्या शो कर सकता है, कैमोफ्लेजी शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या शो कर सकते हैं, सिमिलरिटी शो कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड से, अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरमेंट से, इसलिए सब के सब एग्जाम्पल है कैमोफ्लेजी के। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो पेपर्ड मॉथ थे उन्होंने भी क्या शो की थी, कैमोफ्लेजी शो की थी। तो पेपर्ड मॉथ भी क्या शो करते थे, कैमोफ्लेजी शो करते थे। इसके अलावा जो लिम्पेट्स थे, लिम्पेट्स याद है आपको, लिम्पेट्स, मोलस्क लिम्पेट्स जो थे, है ना, वो भी क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर कैमोफ्लेजी शो कर रहे हैं। तो ये सब के सब एग्जांपल्स क्या हुए, कैमोफ्लेजी। याद रखना, प्रेइंग मैंटिस, कैमेलियन, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, पेपर्ड मॉथ, लिम्पेट्स, ये सब के सब क्या शो करते हैं, कैमोफ्लेजी। बात समझ में आ गई ना बेटा, बात क्लियर हो गए, कैमोफ्लेज। अच्छा एक डिफरेंस और बताता हूं कैमोफ्लेजी और मिमिक्री में, लास्ट बात आज की, कैमोफ्लेजी और मिमिक्री का एक बेसिक डिफरेंस, चलो इससे समझते हैं। याद करो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, बताओ वहां पर जो प्रीडेटर आया था वो व्हाइट और ब्लैक वालों में से किसी एक को खा पाया था, है ना, एक पहले खा पाया था डार्क वाले को और बाद में खाने लग गया था व्हाइट वाले को। बताओ दूसरे को क्यों नहीं खा पा रहा था, वो प्रीडेटर दूसरे वाले को क्यों नहीं खा पा रहा था, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, अगर दिख रहा होता तो खा लेता वो। वहां पर थी कैमोफ्लेजी। अब आते हैं मिमिक्री के कंसेप्ट। अभी अपन ने पढ़ा बटरफ्लाई वाला जो कंसेप्ट था, मोनार्क बटरफ्लाई और वायसरॉय बटरफ्लाई वाला। बताओ उस केस में दूसरी बटरफ्लाई को क्यों नहीं खा पा रहा, पहले का एक्सपीरियंस तो बुरा था मान लिया, लेकिन दूसरे को क्यों नहीं खा पा रहा, क्यों? क्योंकि वो उसका जो एक्सपीरियंस था बोर हो रहा था। क्या वो दिख नहीं रही थी सामने, सामने दिखते हुए भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था खाने की। तो डिफरेंस ये है प्रेडेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमोफ्लेजी में नहीं दिख पाने की वजह से वहां पर नहीं खा पा रहा प्रेडेटर, लेकिन मिमिक्री में प्रायर एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि देखते हुए भी नहीं खा पा रहा उसको। तो समझ रहे हैं ना प्रेडेटर को, तो प्रेडेटर को वहां पर नहीं दिख रहा इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि यहां पर तो दिखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो कैमोफ्लेजी और मिमिक्री में आप डिफरेंस किसके बेसिस पर कर सकते हो, प्रेडेटर की विजिबिलिटी के बेसिस पर कर सकते हो एक तरीके से, या उसके प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर सकते हो। वहां पर दिखा नहीं था इसलिए नहीं खा पाया, यहां दिखते हुए भी नहीं खा पाया, और दिखते हुए क्यों नहीं खा पाया, क्योंकि उसका प्रायर एक्सपीरियंस इतना बुरा था। बात समझ में आ गई, बात की नहीं आ गई? तो ये बेसिक डिफरेंस था किसमें, कैमोफ्लेजी में और मिमिक्री में। बाकी सब डिफरेंस तो थोड़ा बहुत चलते हैं, बैकग्राउंड वाला भी ये कह सकते हो, है ना, बैकग्राउंड वाला भी ये कह सकते हो कि कैमोफ्लेजी में जनरली बैकग्राउंड, सराउंडिंग या एनवायरमेंट से सिमिलरिटी दिखाई जाती है, जबकि मिमिक्री में किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलरिटी दिखाई जाती है। फंडा समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो ये फंडा था किसका, कैमोफ्लेजी का। तो ये लीजिए, ये थर्ड चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा आज। तो इसके मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, 2 मिनट और बने रहिए साथ। इन हैंडआउट्स को बेटा मैं आज अपलोड भी कर दूंगा गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर कल के भी मैंने अपलोड कर दिए थे, डेली बेसिस पर अपलोड कर रहा हूँ उनको, तो वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ और एक मैं इवनिंग तक उस पर भी अपलोड कर दूंगा, तो दोनों जगह ही आपके अवेलेबल रहेंगे। और किसी की भी अगर लिंक वर्क नहीं कर रही है गूगल ड्राइव की तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनको लिंक वहां पर सेंड कर दूंगा, है ना। कुछ बच्चों ने बोला कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर
एक रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा कि सर प्लीज आप लिंक सेंड कर दीजिए, तो मैं लिंक उनको सेंड कर दूंगा वहीं पर, है ना, ताकि आपके पास प्रॉपर कलेक्शन रहे सारे हैंडआउट्स का। ठीक है, इवोल्यूशन बेटा बस नेक्स्ट लेक्चर में जहां तक है कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन रह गया बेटा, है ना। तो ये लीजिए, मैंने हैंडआउट का जो ए पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया, अब मैं बी पार्ट भी अपलोड कर रहा हूं। ये लीजिए बेटा, ये मैंने दोनों के दोनों हैंडआउट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों हैंडआउट मैंने जो है वो कर दिए हैं। क्लियर है ना, मिल गए क्या दोनों, ए एंड बी पार्ट मिल गए आप लोगों को? हाँ, मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, ये दोनों है। इनको मैं आज शाम तक गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप इनको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। अब बात आती है, कुछ बच्चों ने पूछा कि सर नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा कंप्लीट, तो कोशिश करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट करने की। उसके बाद फिर हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे टेस्ट के पहले ही, मतलब सैटरडे तक। तो सैटरडे तक इवोल्यूशन और इसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपका शायद जेनेटिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, वो कोई और सर आपको पढ़ाने आएंगे मंडे से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है बेटा, अभी शायद जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर कभी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया जाएगा। तो वो मैं नहीं कह सकता कि मैं ही पढ़ाऊंगा या कोई और पढ़ाएगा। तो अभी तक तो जो क्लियर है वो ये है कि सैटरडे को हम लोगों का लास्ट लेक्चर या डिस्कशन होगा, और वो भी होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ। क्लियर है। तो टेस्ट में जो है वो शायद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं आ रहा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन दो चैप्टर तो कंफर्म है, एक तो आपका ये रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका इवोल्यूशन। रही बेटा डाउट्स की बात, तो इनको आप डिफरेंट चैनल से क्लियर करते रहिए। कुछ बच्चे कोटा में है, तो जो कोटा में है वो डाउट्स काउंटर्स जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर्स जो है, वहां जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कितने भी, इवन अपना टॉपिक दोबारा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी होती है ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को कि वो डाउट काउंटर पर भी पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ सकते हैं। डाउट तो क्लियर कर ही सकते हैं, लेकिन चैप्टर भी पढ़ सकते हैं कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट। लेकिन जो ऑनलाइन मोड पर है, लाइव क्लासेस मोड पर है, जो कोटा में नहीं है, उनके लिए ई सॉल्यूशन ऐप एक है, आप उससे अपने डाउट क्लियर करिए, तो ज्यादातर डाउट तो वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। डायरेक्ट मुझे सेंड मत करिए, क्योंकि उसमें टाइमली रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता कई बार, है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट होते हैं और मुझे क्लासेस भी लेनी होती, तो डाउट में प्रॉपर जल्दी टाइम पर नहीं कर पाता कई बार। लेकिन अगर आपका डाउट क्लियर ना हो ई सॉल्यूशन ऐप पर, तो फिर आप मुझे वही क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट उसका मुझे आप भेज दिया करिए व्हाट्सएप पर, तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश किया करूंगा कि उसका आपको टाइमली रिस्पॉन्स मिल जाए और वो डाउट आपका जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो फिर मेरे लिए भी रहेगा कि मैं, क्योंकि मेरे पास डाउट कम होंगे, सिलेक्टेड होंगे, फिल्टर्ड होकर के आएंगे, तो मैं उनका डाउट फिर जल्दी ही क्लियर करने की कोशिश कर पाऊंगा। ठीक है ना बेटा, तो ये आप पढ़िए, इनके क्वेश्चंस वगैरह लगाना भी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 चैप्टर्स हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन बचा हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो इतना पढ़ करके आइएगा, डाउट्स वगैरह जो है वो अपने आप डिफरेंट चैनल से क्लियर करते रहिएगा। ई सॉल्यूशन पर क्लियर ना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू फिर आप मुझे सेंड करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर है ना बेटा? चलिए, तो फिर इतना बहुत था आज के लिए, बाकी मिलते हैं हम लोग कल। कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बेटा।